यहाँ से भी अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन भाई हम लोगों ने डीसी लोड लाइन कैलकुलेट करना सीखा था, साथ ही साथ ऑपरेटिंग पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं या फिर कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं भाई, इस पे भी बात किया था। आज के सेशन में हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं भाई। यह है आपका प्रैक्टिकल वे ऑफ ड्राइंग कॉमन एमिटर सर्किट। यानी अभी तक जो हम लोग कॉमन एमिटर सर्किट दिखा रहे थे भाई, ये कुछ इस तरीके का चल रहा था। देख लीजिए यहाँ पे, ये आपका इनपुट वोल्टेज हो गया क्योंकि भाई ये कॉमन एमिटर है, और यहाँ पे देखिए एरो बाहर की तरफ है भाई, है ना, एरो बाहर की तरफ से मतलब क्या हुआ, ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो भाई बेस जो है मेरा पी टाइप है, तो सीधी सी बात है, अभी कोई सिग्नल नहीं डालते उसको जोड़ देते हैं भाई। बेस को हम लोग हायर पोटेंशियल पर रखेंगे, एमिटर को भाई लोअर पोटेंशियल पर रखेंगे, क्योंकि एन टाइप है ना, पी टाइप मेरा पॉजिटिव हो गया, एन टाइप है मेरा नेगेटिव हो गया। और हम लोगों को पता है हमेशा भाई बेस और एमिटर जंक्शन को हमेशा फॉरवर्ड वाइज रखना होता है, इसलिए भाई बेस पी टाइप था, पॉजिटिव से जोड़ रखा है, एमिटर बाई एन टाइप था, इसको नेगेटिव से जोड़ रखा है। और ये क्योंकि कॉमन एमिटर भाई, तो एमिटर इनपुट साइड में भी होगा और आउटपुट साइड में भी होगा। अब आउटपुट साइड में अगर आप देखते हैं भाई, तो हम लोग को पता है जो कलेक्टर करंट होता है भाई, ये हमेशा मतलब जो कलेक्टर टर्मिनल है हमेशा हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए। देखिए बैटरी के हायर पोटेंशियल जोड़ रखा है और एमिटर को भाई हम लोगों ने लोअर पोटेंशियल पे जोड़ रखा है। तो ओवरऑल क्या करेगा, इसको रिवर्स बाइस करता है भाई, ठीक है, बेस और कलेक्टर जंक्शन को ये रिवर्स बाइस करके रखता है। तो अभी तक हम लोग कुछ इस तरीके का सर्किट यूज कर रहे थे भाई। अब हम लोग इसको थोड़ा सा शॉर्ट वे में बनाने की कोशिश करेंगे। यानी हम लोग अब जो आगे के लिए सर्किट डिजाइन करेंगे ना भाई, ये बार बार इतना बड़ा सर्किट बनाना हम लोग के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो थोड़ा शॉर्टकट में बनाना सीखते हैं, ठीक है। ये पहला है किसके लिए, जब आप ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज करें भाई। आप देखिए ना यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज किया गया ना, यहाँ पे ध्यान देना, एनपीएन ट्रांजिस्टर में भाई ये नीचे वाला एमीटर है, ये बेस है भाई बीच वाला, और ऊपर वाला कलेक्टर है। तो इसका इस तरीके के मॉडल को देखिए आप, ये एमीटर हो गया, ये बेस हो गया और कलेक्टर हो गया भाई। तो हम लोग को पहले से ही पता है ना कि भाई एमीटर के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है भाई, ठीक है, हाईली डोप्ड होते हैं। और क्योंकि भाई बेस मेरा हायर पोटेंशियल पे, एमीटर भाई मेरा लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, बेस में भाई बहुत जगह कम है ना, विड्थ बहुत पतला होता है। और कलेक्टर की भाई हम लोगों ने हायर पोटेंशियल पे जोड़ रखा, तो सारा इलेक्ट्रॉन को भाई अपनी तरफ खींच लेता है। क्लियर हुआ। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर तरफ जा रहा भाई, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो करंट है, क्योंकि यहाँ से भाई इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है ना, इसका मतलब क्या, कलेक्टर करंट भाई इधर आएगा, ये आईसी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से भाई हम लोग का इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है ना भाई, ध्यान दीजिए भाई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है। तो कलेक्टर करंट ऐसे आएगा, इधर बेस में भी इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, तो इधर से बेस करंट घुसेगा भाई। क्लियर हुआ। तो ऊपर से आईसी आ रहा है, इधर से आई भी आ रहा है, दोनों मिलकर के यहाँ से आई बनेगा भाई। क्लियर हुआ। तो करंट के डायरेक्शन भाई हम लोग किस तरीके से दिखा रहे हैं, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं इसका भाई शॉर्टकट मॉडल कैसे बनाएंगे। शॉर्टकट मॉडल के ऊपर बात करते हैं भाई। इसको हम लोग यहाँ से हटाते हैं। देखिए हम लोग को पता है भाई कि ये कॉमन एमिटर है, और यहाँ पे अगेन एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात हो रही है, एन पी और ये एन है। तो भाई पी जो है मेरा हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए, और एमिटर भाई लोअर पोटेंशियल पे होना चाहिए, सही बात है। और ये कलेक्टर है भाई, तो कलेक्टर जो है आपका हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए, और एमिटर भाई मेरा लोअर पोटेंशियल पे होना चाहिए। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं एमिटर को मैं ग्राउंड कर देता हूँ, एमिटर को ग्राउंड कर दिया, इसका मतलब क्या, इसका जो नेगेटिव टर्मिनल भाई, इनपुट साइड का जो बैटरी इसका नेगेटिव टर्मिनल 0 वोल्ट पे हो जाएगा, और आउटपुट साइड का जो नेगेटिव टर्मिनल भाई किस पे हो जाएगा, ये भी 0 वोल्ट पे हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो अगर ये 0 वोल्ट है भाई, तो 0 वोल्ट के रेस्पेक्ट में ये वाला वोल्टेज कितना होना चाहिए, VCC होना चाहिए भाई, प्लस VCC, क्योंकि भाई बैटरी के वोल्टेज को हम लोग यहाँ पे VCC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। VCC कुछ भी हो सकता है भाई, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 20 वोल्ट, कुछ भी हो सकता है। क्लियर हुआ। और यहाँ पे देखिए भाई इसका नेगेटिव टर्मिनल 0 वोल्ट पे, तो सीधी सी बात है, पॉजिटिव टर्मिनल क्या होगा, हमेशा 0 वोल्ट से ऊपर होगा भाई। और 0 वोल्ट से ऊपर यानी इस वोल्टेज को हम लोग VBE बोलते हैं भाई, ठीक है। क्लियर हो गया। या फिर कभी कभी VBB बोलता है भाई, ठीक है ना। तो नेम कुछ भी दे सकते हैं आप, कॉन्सेप्ट को पकड़िए भाई। तो अब भाई इस तरीके से जो बार बार हम लोग बच्चे की तरफ बैटरी दिखा रहे थे भाई, इसको अब ऐसे ना दिखा करके हम लोग सीधे सीधे क्या बोले, एमिटर भाई मेरा ग्राउंड है, ध्यान दीजिएगा, एमिटर मेरा ग्राउंड है भाई, इसको ग्राउंड कर देते हैं यहाँ पे, मतलब अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए इसको ग्राउंड कर दिया भाई। तो अगर ये ग्राउंड हो गया, यानी ये वाला तार 0 वोल्ट पे हो गया, ये वाला तार भी 0 वोल्ट पे हो गया, तो 0 वोल्ट के रेस्पेक्ट में ये वाला जो बेस है भाई, ये हमेशा क्या होना चाहिए, हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए, और 0 वोल्ट के रेस्पेक्ट में कलेक्टर क्या होना चाहिए, प्लस VCC वोल्ट पे होना चाहिए भाई। क्लियर हुआ, समझ में आया।
तो इस तरीके से भाई हम लोग दिखाते हैं। और बीच में जो ट्रांजिस्टर का सर्किट लगा था वो तो भाई अभी जैसे यहाँ पे लगा वही यहाँ पे भी भाई, और करंट का डायरेक्शन अभी जस्ट रिवीजन करवाया भाई कि करंट के डायरेक्शन को हम लोग कैसे दिखा रहे हैं यहाँ पे। क्लियर हो गया? बताइए अब करंट कैसे कंप्लीट होगा, यानी सर्किट कैसे कंप्लीट होगा भाई। ध्यान दीजिएगा, ये मेरा इस वाले मॉडल को देखिए यहाँ पे भाई, ये एमीटर हो गया, बेस हो गया, कलेक्टर हो गया। सही बात है, इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं यहाँ पे। ये हो गया एमीटर, ये हो गया बेस और ये हो गया कलेक्टर भाई। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भाई ये बेस मेरा हायर पोटेंशियल पे है, एमीटर भाई ग्राउंडेड है। क्लियर है? ग्राउंडेड का मतलब इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है ना भाई, इस इधर वाले बैटरी का, वो एक तरीके से यहाँ पे 0 वोल्ट पे है। और यहाँ पे भाई प्लस VCC बोला हम लोगों ने, इसका मतलब इस बैटरी का जो दूसरा तार है वो कहाँ है, यानी जो दूसरा नेगेटिव टर्मिनल है वो क्या है, ग्राउंडेड है भाई मेरा। क्लियर हुआ? तो क्योंकि हायर पोटेंशियल पे तो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई ये सारा खींचेगा ऊपर। अब बेस में जगह होता नहीं भाई, क्योंकि यहाँ पे लाइटली डोपिंग करते हैं, तो भाई कलेक्टर मेरा हायर पोटेंशियल सारा इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, यानी सारा इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर चला जाएगा भाई। क्लियर हुआ? तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रॉन का सर्किट देख लीजिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हुए भाई ऐसे आएगा, ठीक है, प्लस VCC, फिर ये सीधे ग्राउंड में जाएगा भाई, ठीक है ना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे आते 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 फिर ग्राउंड में घुसेगा। क्लियर हुआ? और इधर से देखिए भाई, इधर से कुछ इलेक्ट्रॉन बेस से भी तो आ रहे होंगे। क्लियर हुआ? ऐसे ऐसे आते हुए ये ग्राउंड में घुसेगा भाई, ठीक है। तो यहाँ से टोटल, मतलब यहाँ से मान लेते हैं टोटल 1000 इलेक्ट्रॉन निकले थे भाई, 1000 इलेक्ट्रॉन में से भाई मान लेते हैं 900 इलेक्ट्रॉन ऊपर गए, इधर भाई मान लेते हैं 100 इलेक्ट्रॉन आ गए भाई। तो 100 इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम के जा रहे हैं और 900 इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम के आ रहे हैं भाई। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन फिर से 1000 आ गए ना। क्लियर हुआ? तो ये तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन दिखा दी भाई, और करंट का डायरेक्शन अभी जस्ट पता है। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर निकल रहा है भाई तो करंट क्या होगा, अंदर तरफ आएगा, यहाँ पे करंट ऐसे आएगा, IC हो जाएगा, इधर भाई मेरा IB हो जाएगा। क्लियर है? बताइए। और IC और IB, तो भाई यहाँ से टोटल करंट I निकलेगा भाई। तो वही तो दिखा है यहाँ पे, I निकालते हुए दिखाया अभी। तो ये हम लोग का पूरा शॉर्टकट वे है भाई इसी सर्किट को इस तरीके से दिखाने का भाई। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आता है भाई, आप इस तरीके का सर्किट बना के चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। अब दूसरा जो सर्किट है भाई, ये किसके लिए बनाया है, PNP ट्रांजिस्टर के लिए बनाया हुआ है। तो PNP ट्रांजिस्टर के लिए भाई सबसे पहले आप देखिए, PNP के अंदर भाई मान लेते एमीटर हो गया, ये बेस हो गया और ये कलेक्टर हो गया। तो PNP, तो भाई हम लोग को हमेशा ये बेस मेरा N टाइप है ना भाई, तो इसको नेगेटिव से जोड़ेंगे, और एमीटर मेरा P टाइप है तो पॉजिटिव जोड़ेंगे, यानी प्लस हो गया माइनस हो गया। अब यहाँ पे देखिए भाई, ये कलेक्टर है भाई, कलेक्टर और बेस हम लोग का रिवर्स बाइस होना चाहिए ना। क्लियर हुआ? और यहाँ पे ध्यान देना है कि भाई इसमें क्योंकि P टाइप है तो भाई एमीटर में यहाँ पे क्या होगा, होल्स होंगे भाई। P टाइप में मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है, होल्स होते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भाई आपका इलेक्ट्रॉन होगा, 1-2 लाइटली डोप्ड होता है, और इसमें अगेन होल्स होंगे भाई। P टाइप में मेजॉरिटी कैरियर होल्स होते हैं ना। क्लियर हुआ? तो अब थोड़ा सा होल्स का फ्लो देखिए भाई, क्योंकि होल्स को हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं, और जिस डायरेक्शन में होल मूव करेगा उसी डायरेक्शन में करंट भी मूव करेगा भाई। तो होल क्योंकि पॉजिटिव है तो हमेशा क्या होना चाहिए, नेगेटिव टर्मिनल पे जाना चाहता है ना ये। क्लियर हुआ? तो इसके अंदर जितने भी होल्स होंगे भाई सबसे पहले क्या जाएंगे, बेस में घुसेंगे भाई, ऐसे जाएंगे बेस में। क्लियर हुआ? और इस कलेक्टर को भाई यहाँ पे हम लोग नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं बैटरी के, इस तरीके से जोड़ दिया हम लोगों ने। तो अब देखिए भाई, मान लेते हैं यहाँ से 1000 होल्स निकले भाई, तो 1000 होल में से भाई मान लेते हैं 900, ये 50 होल्स या फिर 100 होल्स जो है यहाँ पे रिकम्बाइन हो गए भाई बेस के अंदर, बाकी जो होंगे 900, क्योंकि भाई कलेक्टर मेरा नेगेटिव टर्मिनल है ना, ये नेगेटिव टर्मिनल है, समझ में आया? ये नेगेटिव टर्मिनल है भाई। तो कलेक्टर का भाई, कलेक्टर होल्स को अट्रैक्ट कर लेगा ना। तो मान लेते हैं इसमें 900 होल्स पहुंच गए भाई, और इधर जो है 100 होल्स जो है रिकम्बाइन कर गए। क्लियर हो गया? तो ध्यान देना है, PNP में भाई जो चार्ज कैरियर होते हैं, यानी जो करंट कंडक्शन होता है होल्स के कारण होता है भाई। क्लियर हुआ? तो जिस डायरेक्शन में होल जा रहा है भाई उसी डायरेक्शन में तो करंट जाएगा, यानी यहाँ से करंट I अंदर घुसेगा भाई। क्लियर हो गया? और होल्स इधर आते भाई, यहाँ से IB निकलेगा, और होल्स ऊपर जा रहा था, यहाँ से IC निकलेगा भाई। तो अब देखिए कैसे लगा, ये प्लस था भाई, तो यहीं से तो करंट निकलेगा, IC यहाँ से निकल रहा है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल था भाई, IB यहाँ से निकलेगा ना, बोलिए। और इधर से आ रहा है IC और इधर से आ रहा है IB, दोनों जुड़ करके भाई I बनता है। क्लियर हुआ? तो ये हो गया PNP के लिए भाई। तो PNP का शॉर्टकट मॉडल कैसे बनाएंगे, तो हम लोग को पता है भाई कि जो कलेक्टर है, यहाँ पे देखिए कलेक्टर का जो टर्मिनल है ना भाई, ये नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ रखा है। क्लियर हुआ? ये नेगेटिव है भाई।
तो यहाँ पे देखिए तो नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया कि नहीं किया, माइनस VCC लिखा ना भाई, क्लियर हुआ। और या ध्यान देना एरो अंदर तरफ होता है, मतलब ये PNP का सिंबल होता है, PNP भाई, क्लियर हो गया। तो ध्यान देना है कि भाई आपका जो एमीटर होगा बेस के रिस्पेक्ट में हमेशा हायर पोटेंशियल होगा, लोअर पोटेंशियल होगा भाई, तभी तो फॉरवर्ड बाइस होगा, क्लियर हुआ। तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, जो हम लोग का मेन सर्किट है वही है, बस यहाँ पे इसको बस थोड़ा सा शॉर्टकट वे में दिखाया गया है। कुछ नहीं समझ में आता है तो इस तरीके का डायग्राम आप बना के चलिए, धीरे धीरे आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। अब अगला है आउटपुट फ्रॉम अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। भाई लास्ट वाले सेशन बताया था ना कि भाई आउटपुट हम लोग दो जगह से ले सकते हैं। एक तो भाई आपका यहाँ पे जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ था RC, जैसे यहाँ पे देखें ना, ये जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम दिखाया गया यहाँ पे RC लगा ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है, तो जानबूझ के हाई वैल्यू लगाते हैं क्योंकि इसी के क्रॉस हम लोग लोड को कनेक्ट करते हैं, क्लियर हो। तो जो भी वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे होगा वही वोल्टेज ड्रॉप लोड के पास होता है भाई। देखिए यहाँ पे भी लगा ना RC, क्लियर हुआ, यहाँ पे भी RC लगा ना भाई, यहाँ भी RC लगा है, क्लियर हो गया। यहाँ पे दिखा देते हैं RC जो हम लोगों ने मिस कर दिया था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है भाई। तो आता है भाई कि ट्रांजिस्टर से यानी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर से भाई आउटपुट हम लोग कहाँ से ले सकते हैं, भाई दो जगह से ले सकते हैं। पहला है भाई आप RC के क्रॉस क्या कर दीजिए, लोड कनेक्ट कर दीजिए। लोड का मतलब यहाँ पे स्पीकर होता है भाई, स्पीकर का रेजिस्टेंस होता है कितना होता है, 10 ओम से लेके 20 ओम के बीच में होता है भाई, क्लियर हुआ। आगे बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन है आपके पास, दूसरा ऑप्शन है भाई कि आप यहाँ पे एक कपलिंग कैपेसिटर लगा करके, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे भाई। कपलिंग कैपेसिटर क्या काम होता है, ये DC को ब्लॉक करता है भाई, DC के लिए ओपन सर्किट तरह काम करता है और AC सिग्नल के लिए भाई ये शॉर्ट की तरह बिहेव करता है, क्लियर हो गया। तो इस पर बात करेंगे अभी हम लोग ये क्या होता है। तो दूसरा जो आप आउटपुट ले सकते हैं, एक कलेक्टर, देखिए ये कलेक्टर टर्मिनल है और एक एमिटर टर्मिनल है भाई, तो कलेक्टर और एमिटर टर्मिनल से भी आउटपुट ले सकते हैं भाई, क्लियर हुआ। तो हम लोग बात करते हैं भाई कि अगर RC के क्रॉस लोड कनेक्ट करते हैं तो भाई यहाँ पे कितना वोल्टेज मिलेगा, और वही अगर आप कलेक्टर से लेके एमिटर टर्मिनल यहाँ पे अगर आप भाई कोई लोड कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कितना आउटपुट मिलेगा। दोनों केस में जो वोल्टेज मिलता है सेम मिलता है भाई, मैग्नीट्यूड सेम होता है। देखिए लिखा ना, अ ट्रांजिस्टर राइजेस द स्ट्रेंथ ऑफ अ वीक सिग्नल एंड डज एक्ट एज एन एम्पलीफायर, ठीक है, फिगर दिखा रखा है। शो द कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, देयर आर टू वे, यहाँ से हम लोग का मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। देयर आर टू वेज ऑफ टेकिंग आउटपुट फ्रॉम दिस ट्रांजिस्टर कनेक्शन। द आउटपुट कैन बी टेकन आइदर अक्रॉस RC, यानी यहाँ से ले सकते हैं, या फिर टर्मिनल 1 और 2 से ले सकते हैं। वन टर्मिनल कहाँ पे जुड़ा हुआ, कलेक्टर से, दूसरा टर्मिनल एमिटर से जुड़ा हुआ है। इन आइदर केस द मैग्नीट्यूड ऑफ द आउटपुट इज द सेम भाई, यानी जो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे जो मिलेगा वही वोल्टेज यहाँ पे मिलता है भाई, मैग्नीट्यूड सेम होता है। कैसे, तो पहला पॉइंट देखिए, फर्स्ट मेथड मतलब क्या, जब हम लोग लोड को कनेक्ट कर रहे हैं RC के पास भाई, क्लियर हुआ। यहाँ पे अगर आप लोड कनेक्ट करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा, देखिए लिखा ना, आउटपुट वोल्टेज मतलब आउटपुट वोल्टेज क्या होगा भाई, जो भी वोल्टेज ड्रॉप RC के क्रॉस होगा वही वोल्टेज तो लोड के पास भी आएगा, क्योंकि लोड इसके पैरेलल में लगा रहे हैं ना भाई, समझ में आया बात को। तो जो वोल्टेज यहाँ पे होगा वही वोल्टेज यहाँ पे भी आएगा, कितना हो जाएगा, IC इंटू RC हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बोलता है दिस मेथड ऑफ टेकिंग आउटपुट फ्रॉम द कलेक्टर लोड इज यूज्ड ओनली इन अ सिंगल स्टेज एम्पलीफिकेशन, यानी अगर आपके पास सिंगल स्टेज का एम्पलीफायर है तो उस केस में भाई जब भी हम लोग को लोड कनेक्ट करना हो या फिर भाई आउटपुट लेना हो तो हमेशा RC के क्रॉस लगाते हैं, क्लियर हो गया। अब आते हैं सेकंड मेथड भाई, सेकंड मेथड मतलब जो आउटपुट आप कलेक्टर और एमिटर के क्रॉस लेते हैं। तो बोलता है द आउटपुट कैन आल्सो बी टेकन अक्रॉस टर्मिनल 1 and 2, दैट इज फ्रॉम द कलेक्टर एंड एमिटर एंड ऑफ द सप्लाई। तो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे क्या मिलेगा बताइए। तो आउटपुट वोल्टेज के लिए हम लोग यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे थोड़ा सा मैं प्रॉपर सर्किट बना के दिखा देता हूँ। एक बार बना दे रहा हूँ भाई, उसके बाद फिर हम लोग बार बार नहीं बनाएंगे, ठीक है। और ये NPN, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर NPN ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं भाई, ये बेस P टाइप है तो भाई इसको पॉजिटिव जोड़ेंगे, इसको नेगेटिव जोड़ देंगे भाई। और यहाँ पे भाई हम लोगों ने एक RC लगा रखा था, RC लगा हुआ भाई। RC के बाद यहाँ पे कलेक्टर को हायर पोटेंशियल पर रखते हैं हम लोग, ओके। कुछ इस तरीके का कनेक्शन है आपका। अब ध्यान दीजिए भाई, हम लोग को पता है कि भाई यहाँ पे प्लस VCC, भाई एमीटर को ग्राउंड मान लीजिए ना, अभी जस्ट बताया एमीटर को ग्राउंड मान लीजिए, तो भाई इधर जो भी आउटपुट साइड में जो बैटरी लगा रखा हो भाई, इसका VCC यहाँ पे आएगा ना भाई, VCC 10 वोल्ट 20 वोल्ट कुछ भी हो सकता है। तो मेरा कहना भाई, ऊपर से जो करंट आ रहा है IC आ रहा है, सही बात है भाई। देखिए ना यहाँ पे कलेक्टर है ना भाई, समझ में आया,
कलेक्टर हो गया, ये बेस हो गया और ये एमिटर हो गया। थोड़ा सा इस वाले डायग्राम में देखिए भाई, इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर भाग रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन का जब डायरेक्शन ऊपर जा रहा है तो सीधी सी बात है करंट कैसे आएगा, आईसी मेरा यही तो आएगा, यानी वीसी से आईसी ऐसे आएगा भाई, समझ में आपको, वीसी ऐसे आया है, क्लियर हुआ। तो ये बोल रहा हूँ भाई ऊपर से आईसी आ रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो मेरा कहना है वीसीसी भाई मान लेते हैं, वीसीसी भाई मान लेते हैं 20 वोल्ट लगा हुआ है। तो 20 वोल्ट में से ध्यान दीजिएगा, 20 वोल्ट में से सबसे पहले ये वाला रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ वोल्टेज खाएगा भाई, यहाँ पे ड्रॉप होगा, प्लस माइनस कुछ भी ड्रॉप हो सकता है, कितना आईसी इंटू आरसी के बराबर होगा भाई। और उसके बाद जो रिमेनिंग वोल्टेज बचेगा भाई, तो वोल्टेज यहाँ पे आएगा, क्लियर हो रहा है। तो केवीएल लगाइए कि भाई ऊपर में वीसीसी था, वीसीसी में से हम लोग का सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉप होगा भाई, यानी आईसी इंटू आरसी, क्योंकि करंट ऊपर से जाता है वो कलेक्टर करंट बोलते हैं, क्लियर हुआ। और यही वोल्टेज किसके बराबर होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं वीसी, कलेक्टर से लेके एमिटर भाई, क्लियर हुआ, बताइए। तो यही तो किया है। आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल 1 एंड 2। तो भाई 1 और 2 के पास कितना वोल्टेज आएगा, वीसीसी में से आईसीआरसी घटा देंगे भाई, यानी टोटल वोल्टेज में से ये वाला ड्रॉप माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग नीचे वाला वोल्टेज मिलेगा हम लोग को, क्लियर हुआ, बताइए। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, लिखा ना एज VCC इज अ डायरेक्ट वोल्टेज। भाई VCC जो है ये DC वोल्टेज है ना, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट किया हुआ हम लोगों ने। अब ध्यान दीजिए कि भाई हम लोग यहाँ पे जब आउटपुट लेते हैं भाई, आउटपुट ले रहे हैं तो यहाँ पे कैपेसिटर लगा रखा है हम लोगों ने, क्लियर हुआ। अब कैपेसिटर के केस में क्या होता है भाई, कैपेसिटर में क्या होता है, अगर आपने ट्रांजिएंट बिहेवियर पढ़ा हुआ है बेसिक इलेक्ट्रिकल में, तो जब भी आप कैपेसिटर के अक्रॉस डीसी सप्लाई देते हैं ना भाई, तो कुछ इंस्टेंट के लिए, मतलब कुछ इंस्टेंट के बाद क्या होता है, ओपन सर्किट तरह बिहेव करने लगता है। जैसे फुली चार्ज हो जाएगा ना भाई, तो कैपेसिटर ओपन सर्किट तरह बिहेव करने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इधर से कोई भी डीसी नहीं जाने देगा भाई, डीसी के लिए रास्ता ओपन है ना भाई, ये ओपन तरह बिहेव करता है, ठीक है। लेकिन एसी के लिए क्या होता है, शॉर्ट तरह बिहेव करता है। अब वो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पढ़ेंगे भाई, वहां पे समझ पाएगा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए भाई अलग अलग रिएक्टेंस शो करता है। लेकिन भाई मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे मिड रेंज फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो ये कैपेसिटर जो शॉर्ट हो जाएगा, मतलब एसी को ये जाने देता है भाई, क्लियर हुआ। डीसी को भी पूरा पूरा ब्लॉक कर देगा भाई, ध्यान दीजिए। अब डीसी मतलब क्या, ऊपर का जो वोल्टेज है ना भाई, डीसी वोल्टेज जो भी है इधर यहाँ पे नहीं मिलेगा। अभी हम लोग एसी एनालिसिस पाएंगे ना भाई, वहाँ पे बात करेंगे, बस अभी आप दिमाग में रखिए इस चीज़ को। तो भाई मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि भाई ये जो वीसीसी है ना, वीसीसी, ये वीसीसी भाई, तो ये कैपेसिटर भाई यहाँ तक जाने ही नहीं देता है। सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए स्मॉल आईसी इंटू आरसी लिखा है भाई, क्लियर हुआ। ये स्मॉल आईसी का मतलब क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एसी करंट की बात हो रही है, क्लियर हुआ, बताइए। तो हम लोगों ने आउटपुट वोल्टेज कैसे लिखा भाई, हम लोगों ने सबसे पहले केवीएल लगा दिया, ठीक है, कि वीसीसी में से ये ड्रॉप माइनस करें तो रिमेनिंग मेरा आउटपुट वोल्टेज बनेगा। तो वीसीसी तो भाई कपलिंग कैपेसिटर उसको ब्लॉक कर देगा, इसको जाने ही नहीं देगा ना, तो ये तो भाई मेरा जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, आउटपुट मिलेगा नहीं, तो बचा सिर्फ इतना बचा भाई। तो ये लिखा एज वीसीसी इज डायरेक्ट वोल्टेज एंड कैन नॉट पास थ्रू द कैपेसिटर, देयरफॉर ओनली वेरिंग वोल्टेज। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, ये स्मॉल आईसी है भाई, मतलब ये प्योर एसी करंट है, ठीक है। यहाँ से जो जाएगा ना प्योर एसी जाएगा, यहाँ पे जो भी लोड लगा होगा वो प्योर जाएगा भाई। अब बोलिए फिर आरसी से क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके लिए भाई हम लोग को एसी एनालिसिस इसका दिखाना पड़ेगा। देखिए बात करते हैं हम लोग, ये हो गया आरसी भाई, ये हो गया प्लस वीसीसी, इधर हो गया आपका, यहाँ पे दिखाई देते हैं एन पी एन, ठीक है भाई। तो पी टाइप है तो ये इसको हायर पोटेंशियल पे जोड़ेंगे, एमिटर भाई लोअर पोटेंशियल पे होगा। और इधर देख लीजिए ये प्लस वीसीसी है, इसका मतलब इसको ऐसे दिखा देते हैं भाई, इसको ऐसे रहने देते ना, ये प्लस वीसीसी है और इसको हम लोग ग्राउंड कर देते हैं भाई, एमिटर को यहाँ पे ग्राउंड कर दीजिए, ठीक है। तो ग्राउंड होते ही क्या हो जाए, ये भी आपका 0 वोल्ट पे हो जाएगा, इसको दिखाने का मतलब नहीं है, बस याद रखना भाई एमिटर वोल्टेज जो है 0 वोल्ट पे है, तो 0 वोल्ट के रेस्पेक्ट में हमेशा क्या होना चाहिए, हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए भाई, ठीक है। इसको वी मान लेते हैं, वी मान लेते हैं यहाँ पे 0.7 वोल्ट है, मतलब 0 के रेस्पेक्ट में ये प्लस 0.7 वोल्ट पे है, क्लियर हुआ। अब हम लोग ये तो भाई पूरा नेट सर्किट है ना, और यहाँ पे भाई कलेक्टर टर्मिनल था, देखिए ध्यान से, ये कलेक्टर टर्मिनल है भाई, ये एमिटर टर्मिनल है, तो हम लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक आउटपुट ले रखा है, इसको हम लोगों ने आउटपुट बोला भाई, क्लियर हुआ। या फिर आप ऐसे दिखा दी भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक आउटपुट ले रहे हैं, ये आउटपुट बन रहा है हम लोग का। तो ये क्या है, ये मेरा नेट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है भाई। और यहाँ पे हम लोग का कपलिंग कैपेसिटर लगा हुआ था ना, कपलिंग कैपेसिटर।
तो अब हम लोग इसका एसी एनालिसिस, क्योंकि भाई हम लोग को पता है इसके अंदर दो करंट बहता है ना, एक डीसी करंट होता है बाइसिंग के चलते और एक सिग्नल के चलते एसी करंट आता है भाई। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई इसका आप एसी एनालिसिस कीजिए। तो एसी एनालिसिस में क्या होता है भाई, एसी एनालिसिस जब भी कीजिएगा तो भाई जितने भी बैटरी लगे होता है ना, यानी जो डीसी सोर्स होता है उसको भाई डेड करना होता है। डीसी सोर्स को डेड करने का मतलब क्या है भाई, ये कलेक्टर पे जो आपने ये वोल्टेज लगा रखा है ना प्लस VCC, इसको भी ग्राउंड करना पड़ता है भाई, ये ग्राउंड हो जाएगा। जीरो करना मतलब ग्राउंड करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो एसी इक्विवेलेंट सर्किट मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ और यहाँ पे सिग्नल को जोड़ने के लिए यहाँ पे कैपेसिटर लगा होता है भाई, जिसको हम लोग सीन बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हम लोग का सिग्नल हो गया, एसी सिग्नल का भाई कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट हो जाएगा भाई आगे। फिर यहाँ से हम लोग का, और यहाँ पे जो आरसी लगा हुआ था ना भाई, आरसी की ग्राउंड हो गया ना, ये एमीटर तो भाई पहले से ही ग्राउंड था। यहाँ पे दिखा देते हैं, सिग्नल को ग्राउंड कर दिया भाई प्लस माइनस, ठीक है। एमीटर मेरा पहले से ही ग्राउंड था, ये बेस हो गया, कलेक्टर हो गया, एमीटर हो गया, यहाँ पे आरसी लगा हुआ था, आरसी को भी ग्राउंड करते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे VCC जुड़ा था, VCC ग्राउंड कर दिया। और यहाँ पे भाई हम लोग का कपलिंग कैपेसिटर लगा हुआ था, तो कपलिंग कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा भाई, और यहाँ पे फिर हम लोग लोड लगाते हैं, ये हम लोग का RL है भाई। क्लियर हुआ? तो मेरा कहना है भाई कि जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे होगा वही वोल्टेज ड्रॉप तो भाई इसके क्रॉस भी होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे होते हैं। क्लियर हुआ? बताइए। तो आगे हम लोग जैसे जैसे बढ़ेंगे ना भाई वैसे वैसे क्लियर हो जाएगा। और ये दोनों क्योंकि पैरेलल में भाई, तो इन दोनों का अगर आप R इक्विवेलेंट निकालते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का अगर आप R इक्विवेलेंट लगा के एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तो यहाँ पे जो सिंगल रेजिस्टेंस लगता है इसको हम लोग RAC बोलते हैं भाई। और RAC क्या होता है? RC पैरेलल RL होता है भाई। क्लियर हुआ? बताइए। उसको ग्राउंड कर दीजिए। तो भाई क्योंकि इधर से कलेक्टर करंट ऐसे जाएगा ना भाई, IC जाएगा ऐसे, IC घुसता है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से भाई IC जा रहा होगा ना इस तरीके से, तो यहाँ पे ड्रॉप कितना होगा बताइए? यहाँ पे जो भी ड्रॉप हो वही तो वोल्टेज लोड के पास आएगा। समझ में आ रहा बात को? बताइए। तो यहाँ पे कितना ड्रॉप होगा भाई? रेजिस्टेंस मेरा RAC है और करंट भाई मेरा यहाँ पे IC है, तो ओवरऑल IC इंटू RAC हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये मेरा आउटपुट वोल्टेज बनता है भाई। तो ये तो मैंने मैनुअल समझाया ना भाई, किताब में यहाँ पे KVL लगा के दिखाया इसने। आइए यहाँ पे देखिए, किताब ने यहाँ पे KVL लगाया भाई कि VCC में से IC ड्रॉप घटाने का जो वोल्टेज बचेगा वही भाई यहाँ पे ये बचेगा, ठीक है। तो कैपेसिटर तो भाई इसको जीरो कर देगा, एसी एनालिसिस जब कीजिए भाई तो VCC मेरा जीरो हो जाएगा, और VCC जीरो हो गया तो आउटपुट वोल्टेज क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ IC इंटू RC बचेगा भाई। क्लियर हुआ? और ये RC का मतलब क्या है? जब हम लोगों ने यहाँ पे कोई लोड नहीं लगा भाई, लोड लगाता था एक्चुअल में भाई यहाँ पे RAC होता है एक्चुअल में, RAC। क्लियर हुआ? तो वही बोल रहा है कि भाई जब आप आउटपुट देखिए तो यहाँ पे देखिए VCC तो जीरो हो गया, आगे में माइनस लग गया भाई, तो ये आता है माइनस IC इंटू RC। माइनस का मतलब क्या है भाई कि यहाँ पे 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ जाता है। क्लियर हुआ? 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ जाता है भाई। तो याद रखना है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के अंदर अगर आप आउटपुट कलेक्टर और एमिटर टर्मिनल से लेते हैं भाई, तो आपको आउटपुट वोल्टेज तो सेम मिलेगा, यानी मैग्नीट्यूड तो सेम मिलेगा। जब आप RC के क्रॉस में ले रहे थे भाई, वहां पे भी IC इंटू RC मिल रहा था, यहाँ पे भी सेम मिलेगा, लेकिन भाई यहाँ पे 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ जाता है। क्लियर हुआ? क्योंकि आगे माइनस लग गया ना। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा भाई। बस ये सब आप दिमाग में लेके चलिए कि भाई ऐसा होता है। क्लियर हो गया? तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ भाई, फ्रॉम एक्सप्रेशन 1। एक्सप्रेशन 1 का मतलब क्या था कि भाई जो V आउट था ये सिर्फ और सिर्फ IC इंटू RC था भाई। क्लियर हुआ? और जो सेकंड था इसमें क्या आ गया? माइनस ऑफ IC इंटू RC आ गया ना। क्लियर हुआ? तो वही बोल रहा है, इट इज क्लियर दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द आउटपुट इज द सेम वेदर वी टेक आउटपुट अक्रॉस कलेक्टर लोड, यानी RC के क्रॉस ले लीजिए, फिर भाई टर्मिनल 1 और 2 ले लीजिए, मतलब कलेक्टर से लेकर एमीटर के बीच में ले लीजिए। दोनों जगह पे मैग्नीट्यूड आपको बराबर मिलेगा, सेम मिलेगा भाई, सेम मैग्नीट्यूड मिलेगा। द माइनस साइन इन द एक्सप्रेशन 1 सिंपली इंडिकेट द फेज रिवर्सल भाई। फेज रिवर्सल मतलब 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मिलता है। क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जो सेकंड वाला जो मेथड था ना भाई, जहां से हम लोग आउटपुट ले रहे हैं, ये वाला यहाँ से जो आउटपुट ले रहे हैं टर्मिनल 1 और 2 से भाई, ये कहाँ पे यूज करता है? ये यूज करते हैं मल्टी स्टेज एम्पलीफायर जब पढ़ेंगे ना, उस केस में भाई हम लोग आउटपुट यहाँ से लेते हैं। क्लियर हो गया? ध्यान देना है। लेकिन अगर आप सिंगल स्टेज पे काम कर रहे हैं भाई, तो सिंगल स्टेज पे आपको सिर्फ और सिर्फ आउटपुट क्या करना है? RC के क्रॉस से लेना भाई। इसके क्रॉस हम लोग लोड कनेक्ट करेंगे, ऊपर वाला रेजिस्टेंस के क्रॉस। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्रिस्टल क्लियर होते चला जाएगा। बस अभी दिमाग में रखिए भाई कैसा होता है। ओके, अब ये 180 डिग्री का फेज शिफ्ट क्यों आता है भाई, इसको भी थोड़ा समझा देता हूँ। ऐसा का अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप समझिए भाई। देखिए इस ग्राफ को थोड़ा सा समझ लीजिए, समझ में आएगा भाई 180 डिग्री का फेज शिफ्ट क्यों आ रहा है। भाई हम लोग का ये सर्किट था ना, ध्यान दीजिए, ये मेरा RC था, ये मेरा प्लस VCC था भाई।
ठीक है, ये प्लस वी भी था भाई, बेस हमेशा हायर पोटेंशियल पे होगा। क्लियर है। अब देखिए भाई ऊपर से करंट आ रहा है आईसी, तो मेरा कहना भाई मान लेते हैं आईसी का मान जैसे बढ़ेगा, आईसी का मान क्यों बढ़ रहा है भाई, क्योंकि इनपुट में बेस करंट बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग आईसी पता ना आईसी इक्वल टू क्या होता है, बीटा इंटू आई बी होता है, सही बात है। तो भाई मान लेते हैं इनपुट करंट बढ़ रहा है, बेस करंट बढ़ रहा है तो बीटा से मल्टीप्लाई आईसी भी तो बढ़ेगा। तो अगर आउटपुट करंट यानी आईसी बढ़ रहा है तो आईसी बढ़ने के बाद क्या होगा, इस आरसी में ड्रॉप भी तो ज़्यादा होगा, यहाँ पे जो ड्रॉप हो रहा है ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई VCC में से, ध्यान दीजिए VCC भाई मान लेते हैं 20 वोल्ट है, अभी न्यूमेरिकल करेंगे ना भाई क्लियर हो जाएगा, बस अभी थोड़ा सा आप समझ लीजिए भाई 20 वोल्ट है, तो 20 वोल्ट में से भाई सबसे पहले भाई ये वोल्टेज खाएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा ना, बताइए। उसका जो वोल्टेज बचेगा वो हम लोग का यहाँ से लेके आता है वोल्टेज आता है, इसको बोलते हैं VC, क्योंकि कलेक्टर में से हायर पोटेंशियल पे होता है एज कम्पेयर टू एमीटर भाई। क्लियर हुआ। तो जब करंट बढ़ता है, ध्यान दीजिएगा, जब करंट मेरा बढ़ता है भाई यानी आउटपुट करंट जब बढ़ता है तो भाई यहाँ पे ड्रॉप भी ज़्यादा होगा, ड्रॉप ज़्यादा हो तो सीधी सी बात है VC मेरा क्या होगा, VC मेरा कम होता है भाई 20 में से सबसे ज़्यादा एक खा जा रहा है ना, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे करंट बढ़ गया तो नीचे के लिए भाई वोल्टेज कम बचेगा ना। क्लियर हुआ। तो हमेशा ध्यान देना कि भाई आईसी जब बढ़ता है ना, ध्यान दीजिए जब आईसी बढ़ता है तो भाई VC मेरा घट जाता है भाई। और वही अगर हम लोग सेकेंड केस की बात करें भाई, बेस करंट मान लेते कम हो गया, बेस करंट कम हो गया तो बीटा से मल्टीप्लाई आईसी भी कम हो जाएगा, आईसी कम हो गया समझते यहाँ पे ड्रॉप भी कम हो जाएगा, ड्रॉप कम होगा तो 20 वोल्ट में से ये कम वोल्टेज खा रहा है तो रिमेनिंग भाई क्या हो जाएगा, VC मेरा बढ़ेगा भाई, समझ में आया। यानी जब आईसी मेरा कमता है तो VC मेरा बढ़ जाता है भाई। क्लियर हो गया। इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पे अब ग्राफ में ये ध्यान दीजिए भाई, हम लोगों ने सबसे पहले डीसी बाइसिंग करना होता है। डीसी बाइसिंग करने से क्या होगा भाई, हम लोग का एक ऑपरेटिंग पॉइंट फिक्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लोड लाइन बना रखा ना इसने, ये भाई मेरा लोड लाइन हो गया, ये भाई ये VCC था, तो बैटरी का ताकत भाई, ये बैटरी का ताकत है 20 वोल्ट, यानी आउटपुट में जब कोई करंट नहीं बह रहा है तो आरसी में कोई ड्रॉप भी नहीं होगा, आरसी में कोई ड्रॉप नहीं हो तो सारा वोल्टेज VC बनेगा ना भाई, बोलिए यहाँ पे आ जाएगा ना 20 का 20 वोल्ट। तो आउटपुट में क्योंकि करंट जीरो तो पूरा वोल्ट यहाँ पे, करंट जीरो मतलब क्या, कट ऑफ है ना भाई, समझ में आया, यहाँ पे कट ऑफ पॉइंट है, तो कट ऑफ पॉइंट पे जो भी बैटरी का वोल्टेज होता है वही आपका VC वोल्टेज बनता है भाई। और सेकंड केस में मैंने बोला भाई, सेकंड केस में कि भाई आउटपुट करंट भाई मैक्सिमम है, आउटपुट करंट मैक्सिमम, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पे VC जो है जीरो हो गया, VC जीरो हो गया तो पूरा वोल्टेज कौन खाएगा, RC तो खाएगा। क्लियर हो गया। तो VCC अपॉन RC क्या भाई, तो यहाँ पे हम लोग का 4 मिली एम्पियर आ गया भाई, 4 मिली एम्पियर, ये क्या है, सैचुरेशन पॉइंट है भाई। क्लियर हुआ। बताइए अब हम लोगों ने यहाँ पे ऑपरेटिंग पॉइंट फिक्स किया भाई, मिड पॉइंट बाइसिंग किया हुआ है, तो ऑपरेटिंग पॉइंट इस तरीके से करेंगे भाई, जो हम लोग का मिड पॉइंट है ये मिड पॉइंट पे आ रहा है भाई बीचों बीच। तो यहाँ पे देख लीजिए भाई कि जो मेरा VC है ये 10 वोल्ट है और जो मेरा IC भाई 2 मिली एम्पियर है, कोई दिक्कत है बताइए। और ये जो 20 माइक्रो एम्पियर दिखा ना यहाँ पे, ये क्या है, बेस करंट है भाई, बेस करंट किसके कारण, डीसी बाइसिंग के कारण भाई। और डीसी बाइसिंग के बाद फिर हम लोगों ने सिग्नल अप्लाई किया ना, ये इनपुट सिग्नल है भाई, तो ये 20 माइक्रो एम्पियर पे सुपर इम्पोज हो रखा ना भाई, ये डीसी जो है 20 माइक्रो एम्पियर पे भाई बेस करंट है, ये बेस करंट, ठीक है। ये जो लाइन दिखा रहा हूँ ना भाई, ये जो लाइन दिखाया मैंने, ये क्या है, ये बेस करंट का लाइन है, ये डीसी बेस करंट है भाई 20 माइक्रो एम्पियर। अब इस पे मैंने इनपुट सिग्नल सुपर इम्पोज कर दिया भाई, तो 20 माइक्रो एम्पियर तो खुद बैठा हो, तो 20 से कहाँ जा रहा है, 30 पे जा रहा है ना भाई, यानी इसका सिग्नल का सिर्फ और सिर्फ सिग्नल का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 10 माइक्रो एम्पियर होगा ना भाई। सिग्नल को बाहर निकाल देते हैं ना, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू भाई कितना है, 10 माइक्रो एम्पियर, क्योंकि भाई 20 माइक्रो एम्पियर तो भाई डीसी वैल्यू ये जो बाइसिंग के चलते है ना भाई वो है। और इस पर जब सिग्नल सुपर इम्पोज कर देंगे, जो देखिए ना ऐसे समझिए आप भाई, ये मान लेते हैं मेरा 20 माइक्रो एम्पियर था जिसको हम लोग बेस करंट बोल रहे हैं, कैपिटल में दिखा रहा हूं, तो ये डीसी बेस करंट है भाई। इस पे भाई हम लोगों ने सिग्नल को सुपर इम्पोज कर, सिग्नल का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 10 माइक्रो एम्पियर, और ये क्या हो जाएगा, -10 माइक्रो एम्पियर भाई, ठीक है। तो दोनों को जोड़िए एक बार, जब दोनों को जोड़ेंगे भाई, देखिए ये 0 पे है, ये 20 माइक्रो एम्पियर पे, तो सिग्नल मेरा 20 से स्टार्ट होगा ना भाई, ये हाइट मान लेते हैं 20 माइक्रो एम्पियर है। क्लियर हुआ, बोलिए। उसका देखिए यहाँ पे भाई 10 माइक्रो एम्पियर है और यहाँ पे 20 माइक्रो एम्पियर, तो दोनों जुड़ के कहाँ तक जाएगा, 30 तक जाएगा ना भाई, ये 30 तो वही चीज़ तो है यहाँ पे भाई, मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 30 माइक्रो एम्पियर तक हाइट जाएगा भाई, ठीक है, 30 माइक्रो एम्पियर तक है। और इस इंस्टेंट पे देखिए भाई ये 20 माइक्रो एम्पियर पे कांस्टेंट है और यहाँ पे कितना, -10, तो 20 - 10 करना भाई कितना आएगा, 10 माइक्रो एम्पियर पे आएगा नहीं आएगा, बताइए। तो ये इनपुट सिग्नल इस तरीके से स्विंग हो रहा है भाई, मैक्सिमम वैल्यू 30 माइक्रो एम्पियर तक जा रहा है और मिनिमम वैल्यू भाई 10 माइक्रो एम्पियर तक जा रहा है। तो हर एक इंस्टेंट पे भाई जब बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम लोग को आउटपुट करंट चाहिए ना, आईसी चाहिए, तो आईसी इक्वल टू क्या होता है, बीटा इंटू आईबी भाई। तो आईबी तो यहाँ पे फ्लैक्चुएट कर रहा ना, हर एक इंस्टेंट भाई हम लोग बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा कलेक्टर करंट बनेगा भाई। क्लियर हुआ। तो बेस करंट जब बढ़ रहा है तो बीटा से बेस करंट बढ़ रहा है भाई, तो बीटा से मल्टीप्लाई होकर आईसी भी तो बढ़ेगा, देखिए ये बढ़ रहा है, ये जब बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है भाई, ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है भाई आपका, ठीक है। यानी जो आपका बेस करंट और जो आपका कलेक्टर करंट होता है दोनों फेज में होते हैं भाई, देखिए दोनों फेज में, ये बढ़ रहा है तो भी बढ़ रहा है, ये घट रहा है तो भी घट रहा है भाई, कोई दिक्कत है बताइए।
तो ये हो गया इनपुट करंट, ये हो गया आउटपुट करंट भाई। अब हम लोग आते हैं आउटपुट वोल्टेज, यहाँ पे VC की बात करते हैं भाई। तो अभी जस्ट बताया कि भाई कलेक्टर करंट मेरा देखिए बढ़ रहा है भाई, बढ़ रहा है, यानी कलेक्टर करंट जब बढ़ता है तो VC मेरा घटता है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप ज़्यादा होगा ना, ड्रॉप ज़्यादा होने के बाद जो नीचे वोल्टेज बचता है वही आता है। तो देखिए जब IC बढ़ रहा था भाई, तो देखिए तो भाई ऑपरेटिंग पॉइंट DC बाइसिंग का कारण कितने वोल्ट पे था? 10 वोल्ट पे था ना भाई सेट। तो अब देखिए IC बढ़ रहा है, यानी 0 से लेकर π/2 तक देख रहे हैं भाई, यहाँ पे π/2 है ना, तो 0 से π/2 करंट बढ़ रहा है, IC बढ़ रहा है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे ड्रॉप भी ज़्यादा होगा, ड्रॉप ज़्यादा तो VC घटना चाहिए। देखिए तो 10 वोल्ट से 5 वोल्ट पे आया कि नहीं आया बताइए भाई? इधर आ रहा है ना, ऑरिजिन की तरफ आ रहे हैं हम लोग, ऐसे क्लियर हो रहा है। पहले 10 वोल्ट पे था, अब हम लोग इधर से आ रहे हैं भाई, तो 5 वोल्ट पे आ रहे हैं। एक मिनट भाई रुकिए, फ़ोन को पहले साइलेंट करता है। क्लियर हुआ बताइए? और वही IC जब घट रहा है भाई π/2 से लेकर π तक, तो IC घट रहा है तो देखिए वोल्टेज फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गया ना, यहाँ पे 5 वैल्यू से भाई फिर से कहाँ चला गया? 10 पे चला गया। अब कलेक्टर करंट और नीचे गिर रहा है भाई, तो कलेक्टर करंट और गिर रहा है तो भाई यहाँ पे ड्रॉप भी कम होगा, ड्रॉप कम हो तो VC बढ़ेगा, देखिए VC और बढ़ रहा है भाई, कहाँ तक जा रहा है? 15 वोल्ट तक जा रहा है। क्लियर हुआ? तो आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज में देखिए भाई 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है कि नहीं है? ये भाई 0 से पॉजिटिव तरफ स्टार्ट हो रहा है, 0 से नेगेटिव तरफ स्टार्ट हो रहा है भाई, तो ये 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आता है इस तरीके से। क्लियर हो गया बताइए? आगे बढ़ता है तो वही है कि भाई वहां पे जो माइनस लगाओ ना, माइनस मतलब भाई कि आउटपुट वोल्टेज में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए एक चीज क्लियर कर लीजिए भाई, सबसे पहले हम लोगों ने बात किया कि भाई इनपुट करंट और जो आउटपुट करंट होते हैं दोनों फेज में होते हैं भाई, ठीक है? यहाँ पे लिख लीजिए इसको, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे MCQs बनेंगे भाई आपके एग्जाम में। यानी जो बेस करंट होता है और जो कलेक्टर करंट होता है, इनपुट करंट और आउटपुट करंट, ये दोनों फेज में होते हैं, बोथ आर इन फेज। क्लियर है? उसी तरीके से अगर हम लोग यहां पे इनपुट वोल्टेज की थोड़ा सा बात कर लेते भाई। इनपुट वोल्टेज यहां पे जिक्र नहीं किया ना भाई, मेरा कहना है कि भाई ये इनपुट करंट है ना भाई इस तरीके से, तो इनपुट वोल्टेज भी तो इसी तरीके से होगा। VB बोल रहे हैं यहाँ पे, ये टाइम हो गया हम लोग भाई, वोल्टेज बढ़ेगा तभी तो भाई करंट भी बढ़ रहा होगा। क्लियर हुआ? तो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट आपस में फेज में होते हैं भाई, तो यहाँ पे लिख लीजिए VB यानी इनपुट वोल्टेज एंड IB, अगेन बोथ आर इन फेज। ठीक है भाई? अब आते हैं, ठीक है, इनपुट करंट आउटपुट करंट हो गया। अब आते हैं इनपुट करंट, ठीक है भाई, इनपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज भाई देखिए जब करंट बढ़ रहा था तो आउटपुट वोल्टेज घट रहा है भाई, यानी ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है। ठीक है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज भाई। और उसी तरीके से अगर हम लोग आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज की बात करते हैं, VC को आउटपुट वोल्टेज बोलते हैं भाई, तो इनमें भी 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज भाई। क्लियर हो गया? तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ऐसे रटना नहीं भाई, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिएगा, जीवन भर के लिए भाई आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे भाई, कहाँ पे थे हम लोग? अभी जो हम लोग काम कर रहे थे भाई, इसका मीनिंग समझा दिया कि भाई जब भी आप कलेक्टर एमीटर से आउटपुट लेंगे तो भाई वहाँ पे माइनस साइन का मतलब है कि भाई 180 डिग्री का फेज रिवर्सल हो रहा है। क्लियर हुआ? इसका मतलब हो गया, देखिए आप, इसका मतलब हो गया भाई कि अगर इनपुट वोल्टेज इस तरीके का है तो आउटपुट वोल्टेज में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा। इस पॉइंट को भी लिख लीजिए भाई, इनपुट वोल्टेज यानी VB और आउटपुट वोल्टेज VC, ये दोनों क्या होते हैं? आउट ऑफ 180 डिग्री। ठीक है भाई, मतलब फेज शिफ्ट रहेगा 180 डिग्री का। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं अब। तो हम लोग का जो फर्स्ट टॉपिक था भाई, ये हम लोगों ने कवर कर लिया है। देखिए अभी तक हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट कवर किया ना। पहला कि भाई जो आपका कॉमन एमिटर सर्किट है भाई, उसको प्रैक्टिकल वे में इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है। दूसरा, आउटपुट भाई दो जगह से ले सकते हैं, RC से भी और VC से भी भाई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है भाई, ये है परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर भाई। तो परफॉर्मेंस का मतलब क्या है भाई? सीधे सीधे एम्पलीफिकेशन की बात होगी यहाँ पे भाई, कि एम्पलीफिकेशन जो है कितने सारे पैरामीटर पर डिपेंड करता है। तो देखिए लिखा है ना कि भाई किसी भी एम्पलीफायर का, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का जो परफॉर्मेंस होता है वो बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। सबसे पहला इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, इफेक्टिव कलेक्टर लोड, करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन भाई। ठीक है ना।
तो एक एक करके इन सभी पैरामीटर पे बात करते हैं। इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, इफेक्टिव कलेक्टर लोड क्या होता है, करंट गेन क्या होता है, वोल्टेज गेन क्या होता है, पावर गेन क्या होता है। ठीक है, अब बोलता है एज कॉमन एमिटर कनेक्शन इज यूनिवर्सली एडॉप्टेड देयरफॉर वी शैल एक्सप्लेन दिस टर्म्स विद द रेफरेंस ऑफ दिस मोड भाई। यानी हम लोग यहाँ पे कॉमन एमिटर कनेक्शन लेकर के इन सभी पैरामीटर को समझेंगे भाई। तो सबसे पहला है इनपुट रेजिस्टेंस। तो भाई इनपुट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। इनपुट रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ पे चेंज इन वीबी बटा चेंज इन, भाई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू होता है वी अपॉन आई ना। तो यहाँ पे चेंज इन इनपुट वोल्टेज बटा चेंज इन इनपुट करंट भाई। तो यहाँ पे चेंज क्यों लगाओ भाई, चेंज क्यों लगाया गया है, तो चेंज इसलिए लगाया भाई क्योंकि वापस इस ग्राफ में आइए थोड़ा सा, और यहाँ पे भाई ध्यान दीजिएगा, हम लोग दो तरीके का सर्किट एनालिसिस करते हैं। यानी दो तरीके का सर्किट पढ़ना होता है एम्पलीफायर में। एक तो भाई जब आपने सिर्फ और सिर्फ डीसी बाइसिंग दिया है, यानी सिग्नल नहीं दिया भाई, एसी सिग्नल आपने अप्लाई नहीं किया है, तो जब सिर्फ डीसी बैटरी कनेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं डीसी बाइसिंग। और उस समय यानी उस समय जो एम्पलीफायर सर्किट है भाई उसमें सिर्फ डीसी करंट बहता है भाई। तो हम लोग का यहाँ पे जो इनपुट रेजिस्टेंस डिफाइन किया है भाई आर आई, तो यहाँ पे लिखा ना चेंज इन वीबी मतलब इनपुट वोल्टेज बटा चेंज इन आईबी। तो भाई ये जो रेजिस्टेंस की बात हो रही है ना, ये डीसी सर्किट वाले रेजिस्टेंस की बात नहीं हो रही है, या फिर भाई डीसी रेजिस्टेंस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। क्लियर हुआ? सबसे पहले क्लियर कीजिए, डीसी रेजिस्टेंस की बात नहीं हो रही, क्योंकि डीसी रेजिस्टेंस भाई क्या होता है, फिक्स होता है भाई, हमेशा कांस्टेंट हो भाई डीसी सर्किट में आप देखिए ना, डीसी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, आर इक्वल टू वी अपॉन आई, यही तो है। यानी आप यहाँ पे दिखा दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना, वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू आर हो जाएगा ना, समझ में बात को। तो यहाँ पे आर मेरा स्लोप होता है भाई, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बोलते हैं ना यहाँ पे, तो सी का मान लेते हैं 0 वैल्यू भाई। तो वाई पे आप रखिए वी को, ठीक है, यहाँ पे वी रख देते हैं भाई, आई को यहाँ पे रख देते हैं, तो इनके बीच में जो स्लोप बनता है इसको आर बोलते हैं भाई। देख लीजिए आप, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो वाई पे भाई हम लोगों ने वी को रख दिया है भाई, ये वाला रिलेशन यूज किया ना, यहाँ पे लिखता हूँ वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो वाई की जगह वी हो गया, एम भाई एम को वैसे रहने देते हैं, एक्स का क्या लिखा है मैंने, आई लिखा भाई, सही बात है। यहाँ से एम का मान कितना आ जाएगा, एम का मान है वी अपॉन आई भाई, ठीक है, वी अपॉन आई, वी अपॉन आई भाई। तो वी अपॉन आई को तो हम लोग आर बोलते हैं भाई, क्लियर हुआ? यानी जो एम का मान है ना, यहाँ पे एम कुछ नहीं रेजिस्टेंस है भाई, ये रेजिस्टेंस का स्लोप है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि भाई हल्का सा करंट में अगर आप बदलाव करते हैं, फिर ये हल्का सा वोल्टेज में बदलाव करते हैं भाई, करंट में उतना ही बदलाव होता है, लीनियर है ना, स्ट्रेट लाइन जा रहा है ये, क्लियर हो गया? तो भाई इनका जब आप रेशियो लीजिएगा, यानी आर इक्वल टू क्या है, आर इक्वल टू है वी अपॉन आई, तो जिस रेशियो से आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं उसी रेशियो करंट भी बढ़ जाता है भाई, तो रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो आर का मान हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्लियर हो गया? यानी डीसी सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है वो फिक्स होता है भाई, वो चेंज नहीं होता है भाई, क्लियर हुआ? लेकिन हम लोग यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का फार्मूला यूज कर रहे हैं, चेंज इन इनपुट वोल्टेज बटा चेंज इन इनपुट करंट, भाई ये डीसी रेजिस्टेंस नहीं है, हम लोग यहाँ पे एसी रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, क्लियर हुआ? अब एसी रेजिस्टेंस में भाई यहाँ पे हर एक इंस्टेंट के लिए भाई हम लोग को चेंज देखना पड़ेगा, ऐसा क्यों? तो ध्यान दीजिए भाई, हम लोग इनपुट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, तो इनपुट रेजिस्टेंस का मतलब है, पहले इनपुट सर्किट को देखिए आप, एमीटर है, बेस है, कलेक्टर है भाई, तो यही तो मेरा इनपुट सर्किट हुआ भाई, बेस को हायर पोटेंशियल पे भाई, यही तो मेरा इनपुट सर्किट बना, क्लियर हुआ? तो इनपुट सर्किट में देखिए भाई कि हम लोग का सिर्फ एक जंक्शन आता है, बेस और एमीटर, और बेस एमीटर में से क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस होता है भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो जंक्शन है एक डायोड की तरह बिहेव करेगा, ये एक डायोड की तरह बिहेव करेगा भाई, और जब डायोड को आप एक स्मॉल एसी सिग्नल पे अप्लाई करते हैं भाई, तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, क्लियर हो गया? फिर आप देखिए ना, डायोड का भाई ये मान लेते हैं हम लोग का करंट हो गया, सॉरी यहाँ पे दिखाते हैं ना, ये भाई मान लेते हैं करंट हो गया, और ये हम लोग का वोल्टेज होता है भाई। ये इन दोनों के बीच में जो स्लोप बनता है ना, लीनियर नहीं बनता है भाई, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, ऐसे बनता, इस तरीके का नहीं बनता भाई, इस तरीके बनता है, ये नॉन लीनियर ग्राफ बनता है यहाँ पे, क्लियर हुआ? तो भाई अगर आप यहाँ पे रेशियो निकालते हैं ना, जैसे यहाँ पे देखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो c मान लेते 0 है भाई, तो मेरा कहना y पे क्या रखा है, y एक्सिस पे करंट रख दिया भाई, m को ऐसे छोड़ दिया, x एक्सिस पे आपने वोल्टेज रख दिया भाई, m इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इक्वल टू आई अपॉन वी, आई अपॉन वी को हम लोग कंडक्टेंस बोलते हैं ना भाई, समझ में मत को, और कंडक्टेंस मतलब 1/r, यहाँ पे जो स्लोप है ना ये 1/r का आता है भाई, क्लियर हुआ? तो क्योंकि भाई कंडक्टेंस ही मेरा नॉन लीनियर है, देखिए ध्यान से, नॉन लीनियर का ग्राफ है ये, तो भाई रेजिस्टेंस भी तो मेरा नॉन लीनियर होगा, ऐसा मतलब क्या, हर एक इंस्टेंट पे भाई आपका रेजिस्टेंस बदलेगा भाई। यहाँ पे आपका जो रेजिस्टेंस होता है ये स्टैटिक नहीं रहता, कांस्टेंट नहीं रहता भाई, बदल रहा है बार बार, तो ऐसे रेजिस्टेंस को हम लोग डायनामिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, क्लियर हुआ? तो हम लोग यहाँ पे जो इनपुट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं
ये आपका चेंज इन वोल्टेज, मतलब हर एक इंस्टेंट पे भाई वोल्टेज में कितना बदलाव हो रहा है, उसके रिस्पेक्ट में करंट में कितना बदलाव हो रहा है भाई, ठीक है। इसका रेशियो हम लोग निकालेंगे, उससे हम लोग को पता चलेगा इंटरनल रेजिस्टेंस, सॉरी इनपुट रेजिस्टेंस भाई। और ये इनपुट रेजिस्टेंस कौन सा है, ये डायनेमिक रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यानी जब हम लोगों ने एसी सिग्नल अप्लाई कर दिया उस समय जो रेजिस्टेंस है भाई वो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए भाई, जैसे आपके मन में डाउट आएगा ना, यहाँ पे चेंज इन वीबी का क्या मतलब है, या फिर भाई चेंज इन आईबी का क्या मतलब है, तो इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए इसे हम मिटाता हूँ। ये तो इंट्रोडक्शन समझा भाई कि स्टैटिक रेजिस्टेंस क्या होता है और डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है, सही बात है। अब हम लोग बात करते हैं चेंज इन वीबी का क्या मतलब है। भाई देखिए हम लोगों ने सबसे पहले डीसी बाइसिंग करना होता है, यानी इनपुट साइड की बात कर रहे हैं सिर्फ। तो इनपुट साइड में यही वाला डायग्राम दिखा देता हूं मैं। देखिए भाई ये हो गया बेस, ये हो गया एमीटर, भाई ये होता है NPN, तो इसको पॉजिटिव से इसको नेगेटिव जोड़ दिया भाई, ठीक है। ये मेरा इनपुट सर्किट बन गया, सही बात है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इनपुट सर्किट में क्या दिया भाई, डीसी बाइसिंग किया ना हम लोगों ने, तो डीसी बाइसिंग मान लो मैंने 0.7 वोल्ट दिया था भाई, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कांस्टेंट वोल्टेज भाई, ठीक है। ये VB दिखा दे रहा हूँ, ये हो गया मेरा, मान लेते जो हाइट है ये 0.7 वोल्ट का है भाई, ये टाइम को दिखा दिया। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, अब इस पे भाई हम लोग सिग्नल सुपर इम्पोज कर रहे हैं, इधर भी होगा भाई, लेकिन आप समझिए ना सिर्फ इनपुट सर्किट की बात हो रहा है, ठीक है। पहले डीसी बाइसिंग किया, फिर डीसी बाइसिंग करने के बाद हम लोग सिग्नल सुपर इम्पोज कर रहे हैं भाई। तो सिग्नल सुपर इम्पोज कर रहे हैं, यानी सिग्नल को भाई मैं ऐसे दिखा रहा हूँ कि भाई ये इस तरीके का सिग्नल है। क्लियर हुआ। तो इस सिग्नल को ध्यान से देखिए भाई, अभी ये 0 है, सही बात है, ये 0 है भाई। यहाँ पे इसका मैक्सिमम वैल्यू π/2, ये पाई हो जाएगा। ये वाला भाई आपका मिनिमम वैल्यू भाई यानी 3π/2 हो जाएगा, 270 बोलते हैं जिसको, वही हो जाएगा 2π। तो अब देखिए भाई ये मेरा सिग्नल का वोल्टेज है, इसको हम लोग स्मॉल में दिखाते हैं, स्मॉल VB दिखा देते हैं, VB। क्लियर हुआ। तो भाई ये AC सिग्नल है, मतलब AC सिग्नल वोल्टेज है भाई, ये आपका DC वोल्टेज भाई। तो ये दोनों को सुपर इम्पोज कीजिए भाई, दोनों को जुड़ेगा ना, ये दोनों वोल्टेज जुड़ेंगे भाई। इसको मिटाता हूँ, ये वाला वोल्टेज यहीं पे बना देते हैं ना, टाइम हो गया, ये भाई 0.7 वोल्ट, ये VB है, DC वोल्टेज है भाई। तो दोनों को जोड़िए भाई, ये कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे, तो हर एक इंस्टेंट को जोड़िए आप भाई। ये 0 पे है, ये 0.7 पे भाई, तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा 0.7, सही बात है। अब देखिए π/2 पे भाई मान लेते इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना मान ले, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना मान ले भाई, मान ले तो मान ले 0.2 वोल्ट मान लेते भाई, ठीक है ना, 0.2 वोल्ट। क्लियर हुआ। तो भाई देखिए, तो इस इंस्टेंट पे आप ध्यान से देखिए, इस इंस्टेंट पे भाई ये 0.2 वोल्ट है, 0.7 वोल्ट है, तो दोनों जुड़ के भाई कितना जाएगा, 0.9 तक जाएगा ना भाई। क्लियर हुआ। तो इस इंस्टेंट पे इसका मैक्सिमम वैल्यू दिखा देते हैं 0.9 वोल्ट भाई। उसका देखिए ये भाई, देखिए ना कुछ इस तरीके बनेगा, समझ में आया। तो ये दोनों सुपर इम्पोज हो जाता है भाई, ऐड हो जाता है। क्लियर हुआ। तो अब समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ भाई। मेरा कहना है कि पहले हम लोगों ने यहाँ पे 0.7 वोल्ट दिया था, उससे चलते भाई बेस करंट आ रहा होगा, IB आ रहा होगा भाई। लेकिन जब सिग्नल अप्लाई किया तो सिग्नल देखिए 0 से लेके π/2 तक भाई सिग्नल का वैल्यू बढ़ रहा है ना, वोल्टेज बढ़ रहा है। तो ओवरऑल क्या करेगा, ये 0.7 के साथ ये धीरे धीरे ऐड होगा, मतलब VB मेरा बढ़ रहा है भाई, इनपुट साइड का VB बढ़ रहा है। क्लियर हुआ। ये बढ़ रहा है भाई, तो ये बढ़ेगा तो सीधी IB भी तो बढ़ेगा। क्लियर हुआ। तो यही हम लोग देखना चाहते हैं भाई कि जब सिग्नल को हम लोगों ने इस डीसी बाइसिंग के ऊपर सुपर इम्पोज किया तो भाई VB में कितना बदलाव आ रहा है। तो VB का चेंज कैसे निकालेंगे, चेंज इन VB कैसे निकला भाई। देखिए आप ध्यान दे दीजिए, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक गया है, 0.9 तक गया है ना। और मिनिमम वैल्यू कितना गया होगा, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे देख ली भाई, ये आपका 0.7 पे है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, -0.2 भाई। तो ये है आपका 0.7 और इसका मिनिमम वैल्यू माइनस, तो भाई घटाइए इसमें से 0.7 में से 0.2 घटाइए भाई, कितना जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे देख लेना भाई, इतना टाइम पास नहीं करना है, हम लोग इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि भाई ये मेरा 0.7 था, 0.7 के ऊपर भाई हम लोगों ने सुपर इम्पोज कर दिया भाई अपना AC सिग्नल, AC इनपुट सिग्नल भाई, ठीक है। तो ये वैल्यू था आपका, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू 0.2 था, 0.2 में 0.7 ऐड किया तो 0.9 तक गया ये मैक्सिमम वैल्यू। और यहाँ पे देखिए 0.7 इसका भाई मैक्सिमम वैल्यू कितना था, 0.2 था भाई, तो यहाँ पे कितना 0.7 यानी 0.5 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा भाई। क्लियर हुआ। क्योंकि हम लोग इसको रेफरेंस मान रहे हैं भाई, इसको रेफरेंस मान रहे हैं, ये मेरा रेफरेंस है, ये वाला रेफरेंस नहीं है, समझ में। इसके रेफरेंस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, 0.7 पे बैठा होता पहले से भाई, इसको 0.2 यानी 0.9 तक जाएगा, और 0.7 से 0.2 घटाए भाई तो इसका मिनिमम वैल्यू 0.5 तक जाएगा। क्लियर हुआ। बोलिए भाई। ये हाइट जो है ना, ये हाइट आपका 0.2 है, और ये हाइट देख ली भाई, ये हाइट कितना आएगा आपका, ये 7 पे है, ये 0.5 पे, तो घटाई भाई कितना आएगा, -0.2 ही तो आएगा। क्लियर हुआ। लेकिन भाई यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ना, इस रेफरेंस से देख रहे हैं, तो ओवरऑल देखिए भाई यहाँ पे आते हैं ना कि भाई हम लोग 0.7 में भाई यहाँ पे जोड़ रहा है, ये 0.2 जुड़ेगा भाई, तो ओवरऑल मेरा इनपुट वोल्टेज बढ़ जाएगा, ठीक है। इनपुट वोल्टेज बढ़ा तो IB भी तो बढ़ेगा।
क्लियर हुआ? तो इस चेंज को हम लोग देखना चाहते हैं भाई कि हर एक इंस्टेंट में वीवी कितना बदल रहा है, समझ में आया? तो यहाँ पे चेंज कितना हो जाए बताइए, चेंज देखना चाहता फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा ना, तो एक इंस्टेंट देख के चलना पड़ेगा भाई हम लोग को। तो मेरे ख्याल से आइडिया लग गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, न्यूमेरिकल दिया हुआ इसमें, बस मतलब आप समझिए भाई। देखिए इसको अगर आप न्यूमेरिकली देखना चाहते हैं चेंज इन वोल्टेज भाई, तो मैक्सिमम चेंज इन वोल्टेज कितना है भाई, सुपर इम्पोज हो रखा ना, ये डीसी वैल्यू था 0.7 पे और इस पर भी हम लोगों ने सुपर इम्पोज कर दिया। मैक्सिमम वैल्यू कितना गया भाई 0.9, सही बात है, और मिनिमम वैल्यू कितना गया 0.5। तो भाई चेंज इन मैक्सिमम चेंज कितना हुआ भाई 0.9 माइनस 0.5 की, तो कितना आया ओवरऑल चेंज कितना आ रहा है बताइए 0.4 का आ रहा है। तो यहाँ पे चेंज इन वोल्टेज हम यहाँ पे 0.4 लिखेंगे, उसके हिसाब से भाई देखना करंट कितना चेंज हो रहा है, तो इस तरह चेंज निकालना पड़ता है हम लोग को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बोलता है क्योंकि भाई हम लोग का ध्यान दीजिएगा, हम लोग का जो इनपुट सर्किट है यानी जिसको हम लोग बेस एमीटर बोल रहे हैं भाई, तो बेस एमीटर यहाँ पे फॉरवर्ड बेस है, तो फॉरवर्ड बेस में रेजिस्टेंस लो होता है ना भाई, फॉरवर्ड बेसिंग के चलते रेजिस्टेंस लो होता है। तो ये बोल रहे द वैल्यू ऑफ द इनपुट रेजिस्टेंस इज क्वाइट स्मॉल बिकॉज द इनपुट सर्किट ऑलवेज फॉरवर्ड बेस। ठीक है, कितना रेंज होता है 500 ओम से लेकर के छोटे छोटे पावर ट्रांजिस्टर होते हैं ना भाई, उसके लिए 500 तक होता है, और अगर आपका कोई पावर ट्रांजिस्टर है भाई तो उसके लिए 5 ओम तक होता है भाई। क्लियर हो गया? तो ये है इनपुट रेजिस्टेंस भाई, चेंज इन वीबी बटा चेंज इन आईबी भाई। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखा भाई, देखिए लिखा ना, thus if the input resistance of an amplifier is 500 ohm and the signal voltage at any instant is 1 volt, तो भाई यहाँ से क्या आ जाएगा बेस करंट निकाल भाई, ये सब हम लोग बात करेंगे भाई, न्यूमेरिकली बात करेंगे। क्लियर हुआ? आते हैं आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, तो आउटपुट रेजिस्टेंस में तो सेम चीज हो रहा है ना भाई। सबसे पहले आउटपुट साइड का देखिए भाई, आउटपुट साइड में क्या हो रहा है, आउटपुट साइड में हम लोग का एक बैटरी लगा हुआ ना जिसको VC बोल रहे हैं भाई या फिर VCC बोल रहे हैं, और उसके ऊपर फिर हम लोग का क्या होता है, देखिए भाई हम लोग यहाँ पे आर आउट की बात कर रहे हैं, तो बोलते हैं चेंज इन आउटपुट वोल्टेज यानी VC डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट करंट भाई। क्लियर हो गया? तो VC देखिए भाई यही तो VC है, VC भाई ये हम लोग का बाइसिंग के चलते आ रहा था ना 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट जो है बाइसिंग के चलते आया है, और इसके ऊपर हम लोगों ने सुपर इम्पोज किया हुआ है AC वोल्टेज को। क्लियर हुआ? बताइए, तो यहाँ पे चेंज कितना आ रहा है भाई, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना तक गया है 5 तक गया है, और इधर कितना गया भाई 15 तक गया, तो चेंज इन वोल्टेज 15 माइनस 5 के भाई कितना 10 का चेंज आएगा ना, मतलब देखना पड़ेगा हर एक इंस्टेंट में देखना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो चेंज इन आउटपुट वोल्टेज पर चेंज इन आउटपुट करंट करेंगे कि भाई करंट भी तो बदल रहा है यहाँ पे, देख रहा है ये बाइसिंग के चलते 2 मिली एम्पेयर पे था, ये मेरा 2 मिली एम्पेयर है भाई बाइसिंग के चलते, क्योंकि ऑपरेटिंग पॉइंट सेट होगा ना, ये देखिए ऑपरेटिंग पॉइंट मिड पॉइंट बाइसिंग क्या होता है, यहाँ पे डीसी करंट कितना आउटपुट कलेक्टर करंट भाई 2 मिली एम्पेयर, वोल्टेज कितना था इतना, इसके ऊपर भाई हम लोग का सुपर इम्पोज हो रखा सिग्नल। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का फार्मूला सीधे से याद रखना भाई, R इक्वल टू होता है V/I, तो आउटपुट वोल्टेज बटा आउटपुट करंट, और क्योंकि आउटपुट सर्किट हमेशा रिवर्स बाइस में होता है भाई, इसीलिए हम लोग का जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है बहुत हाई होता है भाई। ठीक है ना? क्यों भाई, क्यों लिखा ना, द फिजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द हाई आउटपुट रेजिस्टेंस दैट द कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बाइस भाई। ठीक है ना? ये हम लोगों ने जब कनेक्शन पढ़ा था भाई, कॉमन एमीटर कॉमन बेस कॉमन कलेक्टर, वहाँ भी बात किया था, तो उसमें कुछ नया नहीं है भाई। आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग ने 2 टर्म समझ लिया, अब आते हैं इफेक्टिव कलेक्टर लोड क्या होता है भाई। ये हमेशा AC एनालिसिस के लिए होगा भाई, यानी हम लोग 2 तरीके का एनालिसिस करते हैं, एक तो हो गया DC बाइसिंग जब कर रहे हैं भाई, उस समय हम लोग बोलते हैं DC एनालिसिस, यानी इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ DC करंट बहता है। ठीक है भाई, DC करंट, तो इस समय जो एनालिसिस होता है वो बोलते हैं DC एनालिसिस भाई, और एक होता है AC एनालिसिस, तो AC एनालिसिस में जितने भी कैपेसिटर सब लगे होते हैं ना भाई सारे शॉर्ट हो जाते हैं। क्लियर हुआ? तो AC एनालिसिस पे आपका अभी जस्ट बताया भाई, ये मेरा सिग्नल हो गया, इसको ग्राउंड कर दीजिए, यहाँ पे कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है भाई, ये हो गया हम लोग का एमीटर। ठीक है, यहाँ से कलेक्टर दिखा देते हैं भाई, ये कलेक्टर हो गया, यहाँ पे RC था, RC ग्राउंड हो जाता है भाई, क्योंकि VCC 0 करना होता है, यहाँ पे हम लोग RL लगाते हैं भाई। क्लियर हुआ? तो ये जो आउटपुट रेजिस्टेंस जो दिख रहा है ना भाई, इसको ग्राउंड कर दीजिए, जैसे यहाँ पे RE' भी होता है, RE' आता है भाई, AC एमीटर रेजिस्टेंस बोलते हैं, RE लगा होता है, यहाँ पे बाईपास का, तो बाईपास कैपेसिटर का शॉर्ट हो जाता है भाई, तो RE को यहाँ से बाईपास हो जाता है। ठीक है ना? क्लियर हुआ? तो ओवरऑल इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इफेक्टिव कलेक्टर लोड, यानी एम्पलीफायर का जो आउटपुट इंपेडेंस होता है ना भाई, एम्पलीफायर का जो भी आउटपुट इंपेडेंस होगा, आउटपुट इंपेडेंस मतलब क्या, RC पैरेलल RL भाई, इसका जो भी R इक्विवेलेंट आएगा ना उसी को हम लोग इफेक्टिव कलेक्टर लोड बोलते हैं। याद रहेगा? बताइए, तो वही तो लिखा है RC पैरेलल R आउट, ये R आउट या फिर RL भाई, इसको RL लिख दिया ना। क्लियर हुआ? बताइए, तो इसी को बोलते हैं इफेक्टिव कलेक्टर लोड भाई। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, RAC, यानी इन दोनों की जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा देंगे, पैरेलल करंट निकाल करके इसको बोलते हैं RAC, और RAC कुछ नहीं, ये होता है RC पैरेलल RL भाई। क्लियर हो गया? तो RAC का मान आपको समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं,
तो ये लिखा ना, ये सिंगल स्टेज के लिए भाई, सिंगल स्टेज के लिए भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक आरसी था आरएल था भाई, दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लिया, कोई दिक्कत है। लेकिन अच्छा एक चीज ध्यान देना भाई, सिंगल स्टेज में यहाँ पे हम लोग लोड नहीं लगाते ना, लोड तो भाई हम लोग सीधे से यहाँ पे लगाते हैं भाई, सिंगल स्टेज में जो आउटपुट लेते हैं ना यहाँ पे लगाते हैं, आरसी के क्रॉस लगाते हैं भाई, यहीं से आउटपुट ले लेते हैं। क्लियर हुआ? वीसी भाई ये कलेक्टर एमीटर के पास से आउटपुट नहीं लेते हैं, ध्यान देना आपको। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आरसी पैरेलल आर आउट हो जाएगा, जो भी आप यहाँ पे लोड लगाइएगा वो ध्यान देना है। तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे भाई। क्लियर हो गया? बताइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है आरसी के बराबर कर दिया। कैसे? स्टार मार्क लगा, बोलते हैं आउटपुट रेजिस्टेंस आर आउट इज सेवरल टाइम्स आरसी, देयरफॉर आरसी कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू आर आउट। तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, द आउटपुट रेजिस्टेंस आर नॉट इज सेवरल टाइम्स आरसी। ठीक है भाई, यानी यहाँ पे जो आर आउट बोल रहा है ना भाई, जैसे हम लोग को पता ना पैरेलल कॉम्बिनेशन जिसका वैल्यू सबसे छोटा होता है तो ओवरऑल जो आर इक्विवेलेंट आएगा भाई छोटे वाले वैल्यू के बराबर होता है। तो भाई ये बोल रहा है ये बहुत बड़ा होता है, इसका वैल्यू बड़ा होता है इसके कंपेयर में, तो ये छोटा है भाई, ये छोटा वैल्यू तो ओवरऑल इनका आर इक्विवेलेंट निकलेगा ना भाई, तो इसी के आसपास रहता है। क्लियर हुआ? इसलिए भाई इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन आर सी के बराबर ही बोल रहा है, लेकिन आपको हम लोग को हमेशा याद रखना है, इसके बराबर याद रखना भाई। ठीक है, शॉर्टकट लेके नहीं चलना, आगे बढ़ते हैं। अब आता है मल्टी स्टेज में। तो मल्टी स्टेज में क्या होगा, मल्टी स्टेज में भाई जो हम लोग आउटपुट लेते हैं, ये तो आरसी हो गया भाई, पैरेलल लगा दिया, यहाँ पे हम लोग आरएल लगाते हैं भाई। ठीक है, यानी ये आपका एमीटर हो गया भाई, एमीटर ग्राउंड में मतलब तार जुड़ा हुआ ना पूरा, ये एमीटर हो गया, ये कलेक्टर हो गया भाई। ठीक है, कलेक्टर हो गया तो वीसी, ठीक है, कलेक्टर एमीटर से लोड के क्रॉस लोड लगाते हैं, आउटपुट लेते हैं भाई। क्लियर हुआ? बोलिए। तो ध्यान देना आपको। और इस केस में भाई मल्टी स्टेज है ना, ये तो पहला स्टेज हो गया, इसके आगे में तो लगा होगा, यहाँ पे आरएल लगा देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं भाई, इसके आगे फिर दूसरा स्टेज भी तो होगा भाई। क्लियर हुआ? तो दूसरे स्टेज का जो भी इंपेडेंस होगा ना भाई, उसके लिए इनपुट भाई इसी के इंपेडेंस में आता है ये। तो यहाँ से भाई आगे देखने के लिए भाई मान लेते हैं ये हम लोग का आर आई है, मतलब नेक्स्ट स्टेज का यहाँ से आगे तक का इनपुट इंपेडेंस है। तो यहाँ पे देखिए आरसी पैरेलल हो जाएगा, आरएल पैरेलल हो जाएगा, और इसका पैरेलल में आर आई आ जाता है भाई। तो ये तो किया है इसने, देखिए आरसी पैरेलल आर आउट या फिर आरएल कर सकते हैं, और अगले स्टेज का इनपुट रेजिस्टेंस भाई, क्योंकि अगले स्टेज का यानी सेकंड स्टेज का जो भी इनपुट इंपेडेंस होगा ना भाई, ये फर्स्ट स्टेज के लिए लोड की तरह बिहेव करता है। क्लियर हो गया? तो तीनों पैरेलल में रहते हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव कलेक्टर लोड कैसे निकालते हैं भाई, समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए भाई हम लोग को पता ऑलरेडी, यहाँ पे आर नॉट पैरेलल आरसी था ना, तो इन दोनों का भाई पैरेलल इक्विवेलेंट तो आरसी के बराबर ही है भाई, है ना, क्योंकि ये काफी बड़ा होता है, तो इन दोनों पैरेलल तो आरसी के बराबर आएगा। इसके आगे फिर अगले स्टेज का जो इनपुट रेजिस्टेंस था, ठीक है, इसने यहाँ पे शॉर्टकट लिख दिया। तो शॉर्टकट नहीं याद रखना भाई, ठीक है ना, जो मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट्स में लिखिए, ये वाला वैल्यू लिख दीजिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भाई करंट गेन क्या होता है भाई, इस हम लोगों ने पहले डिफाइन कर रखा है, आईसी बटा आई भी होता है, बीटा को हम लोग करंट गेन बोलते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ता है। बोलते तो वैल्यू ऑफ बीटा रेंज, भाई कॉमन एमिटर में बीटा का रेंज कितना होता है, 20 से लेके 500 होता है, क्योंकि भाई आईसी मेरा बड़ा होता है, आई भी छोटा होता है, तो रेशियो ले भाई हमेशा 1 से तो अधिक ही रहेगा, तो 20 से लेके 500 ओम के बीच में होता है भाई। ठीक है, आगे बढ़ता है। देखिए यही तो दिखा रहा था यहाँ पे भाई, ऊपर वाला क्लियर हो गया ना, फर्स्ट से सेकंड से दिखा दिया भाई इसने। इसको ग्राउंड कर दीजिएगा, तो ग्राउंड करते भाई क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल कैसे भाई, देखिए भाई ये भी तो ग्राउंडेड ही है, ये भी तो ग्राउंडेड ही है, ऊपर वाला भी ग्राउंडेड है, यानी ये दोनों तार जुड़े हैं भाई। तो इसका एक तार और दूसरे वाले रेजिस्टेंस एक तार, और एक तार नीचे ग्राउंड है, इसका भी एक तार नीचे ग्राउंड है भाई, दोनों पैरेलल हो गए कि नहीं हो गए बताइए, उसके पैरेलल में ये होता है। तो ओवरऑल आर आउट होगा, ठीक है, आउटपुट या फिर इफेक्टिव कलेक्टर लोड जिसको बोलते हैं, तो आर सी पैरेलल आर आउट पैरेलल आर इन हो जाता है भाई। क्लियर हो गया? तो इसमें कंफ्यूजन हो जाए, न्यूमेरिकल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। आता है वोल्टेज गेन भाई, वोल्टेज गेन क्या होता है, हम लोग पता है आउटपुट वोल्टेज भाई यहाँ पे वीसी है और इनपुट वोल्टेज भाई वीबी है, कोई दिक्कत है बताइए। अब इसने थोड़ा सा ब्रेक डाउन किया है भाई, आउटपुट वोल्टेज मतलब क्या है, आउटपुट करंट इनटू इफेक्टिव लोड भाई, इफेक्टिव लोड जो भी निकाला हम लोगों ने। क्लियर हुआ भाई? वीसी का क्या मतलब है, वीसी का मतलब भाई यहाँ पे वीसी का मतलब क्या है भाई, यहाँ का जो वोल्टेज ये हो गया कलेक्टर, ये हो गया एमीटर भाई, तो जो वोल्टेज वीसी यहाँ पे वही वोल्टेज यहाँ पे भी आएगा, वही वोल्टेज यहाँ पे है ना, सारा पैरेलल लगे हुए हैं। क्लियर हुआ? तो वीसी का मतलब क्या है भाई, वीसी का मतलब क्या है, इन दोनों को भाई एक साथ मिला देते हैं भाई। एक मिनट रुक के, यहाँ के आगे जितने भी इंपेडेंस था ना भाई, सबको मैंने यहाँ पे एक सिंगल रेजिस्टेंस बना दिया, इसको बोल दिया आर ए सी भाई। ठीक है, तो यहाँ से जो करंट जाएगा ना आईसी, तो जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे वही वोल्टेज ड्रॉप तो वीसी बनेगा। बोलिए, तो आउटपुट वोल्टेज क्या बनेगा, आर ए सी इंटू आई सी भाई, यही तो बनेगा। क्लियर हुआ? तो यही बोल रहा है कि भाई आउटपुट वोल्टेज को क्या लिख सकते हैं, आउटपुट करंट मतलब आईसी
और इफेक्टिव लोड मतलब REC भाई। इनपुट वोल्टेज की बात करते हैं तो भाई इनपुट करंट इंटू इनपुट रेजिस्टेंस हो जाएगा भाई। देखिए आउटपुट वोल्टेज को क्या लिख सकते हैं, IC इंटू REC लिख सकते हैं, इनपुट वोल्टेज को IB इंटू RI लिख सकते हैं भाई, सही बात है। अब देखिए हम लोग को पता है IC बटा IB को हम लोग बीटा बोलते हैं भाई, इसको हम लोग बीटा बोलते हैं, सही बात है। और RAC बटा RI वैसे के वैसे ही रह जाएगा। क्लियर हो गया। तो भाई वोल्टेज गेन के लिए ध्यान दीजिएगा, वोल्टेज गेन का जो फॉर्मूला होता है बीटा इंटू RAC बटा RI होता है। और वही अगर हम लोग मल्टी स्टेज में आते हैं भाई, तो मल्टी स्टेज में क्या हो जाएगा, RAC का मान यहाँ पे RC RL पैरेलल RC पैरेलल RI हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। 3 रेजिस्टेंस था ना लगे हुए। आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल से क्लियर होगा भाई। आगे बढ़ेंगे, न्यूमेरिकल से पूरा क्लियर होते चला जाएगा। पेशेंस के साथ बस देखते जाइए, ये सारा जो भी बताया जा रहा है सारा दिमाग में बस एक बार बैठा लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं, कुछ भी रटना नहीं है क्योंकि बार बार रिवीजन करवाया जाएगा। अब आता है पावर गेन भाई। तो पावर गेन क्या होता है भाई, पावर गेन का मतलब आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर भाई। तो आउटपुट पावर क्या हो जाएगा भाई, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, I2R होता है ना भाई। तो आउटपुट पावर यानी आउटपुट करंट कितना था, IC स्क्वायर इंटू RAC हो जाएगा भाई। आउटपुट करंट इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस, इनपुट करंट का स्क्वायर इंटू इनपुट रेजिस्टेंस भाई। क्लियर हो गया, बताइए। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, IC बटा IB का, यानी इन दोनों की जगह भाई बीटा लिख सकते हैं ना, बोलिए। इसके जगह हम लोग बीटा लिख देंगे भाई, ये हो जाएगा बीटा। और ये अभी ऊपर में जस्ट डिफाइन किया ना हम लोगों ने, ये किसका वैल्यू था, और ये देखिए ना, ये पूरा वैल्यू क्या था भाई, इसके जगह हम लोगों ने बीटा लिख दिया था, और बीटा इंटू RAC है ना। ये क्या है, वोल्टेज गेन है भाई, ये वोल्टेज गेन है, समझ में आया, वोल्टेज गेन। इसको हम ऐसे दिखाते हैं, ABC दिखाते हैं भाई। तो ये बीटा हो गया, यानी ओवरऑल क्या आ रहा है, पावर गेन इक्वल टू आ रहा है बीटा इंटू AB। अब ध्यान दीजिए भाई, बीटा को ही तो करंट गेन बोलते हैं भाई, बीटा को ही तो करंट गेन बोलते हैं। देखिए करंट गेन मतलब क्या था, बीटा यानी IC बटा IB। ठीक है, तो बीटा को ही हम लोग करंट गेन बोलते हैं भाई। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, पावर गेन इक्वल टू हो जाएगा बीटा मतलब करंट गेन। ठीक है भाई, करंट गेन, AB का होता था वोल्टेज गेन भाई। तो पावर गेन का सिंपल सा फार्मूला है करंट गेन इंटू वोल्टेज गेन भाई, यही तो निकाला इसने। क्लियर हो गया, बताइए। तो इस तरीके से हम लोगों ने वोल्टेज गेन का फार्मूला देख लिया भाई, बीटा इंटू RAC बटा RI। फिर हम लोगों ने पावर गेन का फार्मूला देख लिया, करंट गेन इंटू वोल्टेज गेन। अब हम लोग का यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहा है भाई, फटाफट न्यूमेरिकल करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है अ चेंज ऑफ 20 मिलीवोल्ट इन द बेस एमिटर वोल्टेज, यानी चेंज इन VB का मान दे रखा भाई कितना, 200 मिलीवोल्ट। उसका बोलते हैं जब ये वोल्टेज भाई चेंज हो रहा है ना, इनपुट वोल्टेज में चेंज हो रहा है तो भाई सीधी सी बात है इनपुट करंट भी तो चेंज होगा। तो बोलता है काउज द चेंज ऑफ, यानी यहाँ पे इनपुट करंट का भी चेंज दे रखा है भाई 100 माइक्रो एम्पियर। पूछा क्या है, पूछा है भाई फाइंड द इनपुट रेजिस्टेंस। भाई इनपुट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज बटा इनपुट करंट भाई। सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, ध्यान देना मिली है और ये माइक्रो है भाई, मिली वोल्ट और ये माइक्रो एम्पियर। सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से इनपुट रेजिस्टेंस आ जाएगा भाई। देखिए यही तो किया है इसने, दोनों का रेशियो ले भाई 2 किलो ओम। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलता है इफ द कलेक्टर करंट चेंजेस। भाई यहाँ पे कलेक्टर करंट चेंज मतलब आउटपुट करंट की बात हो रही है भाई, कितना है 2 मिली एम्पियर से 3 मिली एम्पियर। तो नेट चेंज कितना हो, फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा ना भाई। तो फाइनल माइनस इनिशियल 3 मिली एम्पियर माइनस 2 मिली एम्पियर, तो ओवरऑल चेंज इन करंट कितना आएगा 1 मिली एम्पियर का भाई। आगे बढ़ता है, when the collector emitter voltage is increased from 2 वोल्ट to 10 वोल्ट, यानी चेंज इन VC कितना हो जाएगा 2 वोल्ट से 10 वोल्ट, यानी फाइनल माइनस इनिशियल 10 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट, यानी चेंज इन वोल्टेज कितना हो जाएगा 8 वोल्ट हो जाएगा। यानी जब हम लोगों ने आउटपुट वोल्टेज में 2 वोल्ट से 10 वोल्ट पे ले गए भाई, तो हम लोग का जो आउटपुट कलेक्टर करंट है कितना आ रहा है 2 मिली एम्पियर से 3 मिली एम्पियर हो जा रहा है भाई। ठीक है, तो चेंज निकाल लिया हम लोगों ने फाइनल माइनस इनिशियल भाई, तो 1 मिली एम्पियर और ये 8 वोल्ट भाई। आउटपुट रेजिस्टेंस पूछा था आपसे, लगा दिया भाई 8 वोल्ट बटा 1 मिली एम्पियर यानी 8000 ओम भाई। आगे बढ़ता है, अगला है सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। RC का मान दे रखा भाई, इनपुट रेजिस्टेंस दे रखा है, पूछा है अच्छा करंट गेन भी दे रखा भाई, कैलकुलेट द वोल्टेज गेन। भाई वोल्टेज गेन का भी फार्मूला पढ़ा ना, क्या था आपका बीटा इंटू RAC। अब क्योंकि भाई ये अनलोडेड है ना, यहाँ पे सिर्फ RC लगा हुआ है, मतलब भाई यहाँ पे जो RC लगा हुआ था ना, यहाँ पे प्लस VCC था, तो भाई यहाँ पे कोई लोड नहीं लगा भाई, ये सिर्फ RC लगा हुआ है, यहाँ पे कोई लोड है ही नहीं भाई, यहाँ पे कोई लोड लगाया ही नहीं हम लोगों ने। यानी ये क्या है, इसको बोलते हैं अनलोडेड एम्पलीफायर। समझ में आपको, ये एक अनलोडेड एम्पलीफायर है भाई, सिर्फ और सिर्फ RC लगा, RC के क्रॉस कोई लोड कनेक्ट नहीं किया हम लोगों ने। तो भाई हम लोग का अगर यहाँ पे लोड लगा होता भाई, मान लेते हैं RL लगा होता, तो भाई यहाँ पे हम लोग का इफेक्टिव कलेक्टर लोड कितना आता, ये आता RC पैरेलल RL आता भाई, सही बात है। लेकिन भाई यहाँ पे कोई लोड ही नहीं लगा ना,
यानी सिर्फ अनलोडेड है भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आर ए सी होगा भाई, इसका मान आर सी के बराबर हो जाएगा। क्लियर हुआ? बताइए। तो हम लोग को पता है वोल्टेज गेन पूछा ना, वोल्टेज गेन का फार्मूला होता है भाई बीटा इंटू आर ए सी बटा आर इनपुट रेजिस्टेंस भाई। तो बीटा का मान मेरे ख्याल से दे रखा भाई 50 लिख देते हैं। आर ए सी जो आर सी के बराबर, आर सी का मान दे रखा भाई 2000 और इनपुट रेजिस्टेंस आपका दे रखा है 1000 भाई। 1000 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा भाई। करंट ये वोल्टेज गेन हम लोग यहाँ पे 100 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम लोग का यहाँ से एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, कट ऑफ और सैचुरेशन पॉइंट। तो भाई हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया था ना, जब हमने लोड लाइन बात किया भाई, तो लोड लाइन के अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो पॉइंट है इसको कट ऑफ पॉइंट बोलते हैं भाई। IB 0, IB यहाँ पे 0 है ना भाई, तो इसको कट ऑफ बोल देंगे। और यहाँ पे मैक्सिमम करंट बह रहा भाई VCC बटा RC भाई, बताया था ना। फर्स्ट केस में IC 0 मान लिया, IC 0 मतलब भाई पूरा VCC कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा भाई VC के बराबर बनेगा। क्लियर हुआ? क्योंकि IC यहाँ पे 0 भाई, IC 0 मतलब आउटपुट करंट 0 मतलब ये ट्रांजिस्टर बंद है भाई, कट ऑफ बोलते हैं इसको। तो मतलब पूरा VCC क्या बनेगा, यहाँ पे ड्रॉप आना, यहाँ पे कोई ड्रॉप आएगा नहीं RC में, तो सारा वोल्टेज यहाँ पे बन जाएगा। तो ये तो दिखा है कि भाई ये वोल्टेज क्या है, VCC के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे VC दिखा है ना भाई। तो कट ऑफ में जो VC होता है VCC के बराबर हो जाता है। और ये आपका सैचुरेशन पॉइंट मतलब यहाँ पे करंट मैक्सिमम बह रहा है भाई, I मैक्स बह रहा है। तो भाई यहाँ पे वोल्टेज 0 हो जाएगा ना, यहाँ पे कोई भी ड्रॉप नहीं होगा। VC इक्वल टू 0 मतलब ट्रांजिस्टर शॉर्ट कर गया, तो सारा वोल्टेज यहाँ पे जाता है भाई, यानी VCC अपॉन RC भाई, यहाँ पे मैक्सिमम करंट बहेगा। यानी IC मैक्स निकालना चाहते हैं, फिर IC सैचुरेशन निकालना चाहते हैं, तो सारा वोल्टेज खाया भाई, तो यहाँ का वोल्टेज VCC अपॉन RC करता है। ठीक है भाई, तो लिखा है, बोलिए कोई दिक्कत है? तो सैचुरेशन पॉइंट हो गया, कट ऑफ पॉइंट हो गया भाई, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है आपका एक्टिव मोड हो गया, यानी एक्टिव रीजन हो गया भाई। क्लियर है? तो अभी हम लोग बात करते हैं भाई कट ऑफ क्या होता है। तो कट ऑफ में सीधे याद रखना भाई कि आउटपुट करंट 0। अब आउटपुट करंट कब 0 होगा भाई, जब इनपुट करंट भी 0 होना चाहिए भाई। IC क्या, IC इक्वल टू है ना बीटा इंटू IB भाई। IB 0 होगा तभी तो बीटा से मल्टीप्लाई IC भी 0 होगा। बोलिए, क्लियर हुआ? तो इनपुट साइड में भी, यानी कट ऑफ का मतलब भाई इनपुट साइड भी 0, इनपुट साइड 0 मतलब क्या, बेस एमिटर, बेस और एमिटर जंक्शन क्या है भाई, फॉरवर्ड बाइस नहीं है, फॉरवर्ड बाइस नहीं होता भाई। ठीक है ना, लिख देता हूँ नॉट इन फॉरवर्ड बाइस, मतलब ये रिवर्स बाइस में रहता है। और IC मेरा 0 है ना, IC मेरा 0 मतलब क्या कि भाई आपका भाई ओवरऑल समझिए ना, कट ऑफ का मतलब होता है IB 0 मतलब बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस नहीं है भाई, ऑन हुआ ही नहीं वो। क्लियर हुआ? तो ये लिखा है द पॉइंट वेयर द लोड लाइन इंटरसेक्ट द IB इक्वल टू 0। IB इक्वल टू 0 कहाँ पे हो रहा है भाई, यहाँ पे इस पॉइंट को। ठीक है, तो बेस करंट 0 तो कलेक्टर करंट भी तो 0 मिलेगा। ऐसे ये नीचे आना चाहिए भाई, ये ग्राफ थोड़ा सा गलती किया है, यहाँ पे आना चाहिए था आपका, समझ में आया? और क्योंकि भाई आपका ये रिवर्स बाइस में है, इधर भाई ये फॉरवर्ड बाइस नहीं मतलब क्या है, रिवर्स बाइस में होगा ना, ऑफ स्टेट में है, ऑफ स्टेट मतलब रिवर्स बाइस में भाई। ठीक है, लेकिन आउटपुट साइड में इधर VB बना हो भाई, VB बना तो लीकेज करंट बहेगा भाई, लीकेज करंट लिखा ना भाई, सिर्फ लीकेज करंट बहेगा IC हो। आगे बढ़ता है, मतलब सीधे याद रखना है कि भाई कट ऑफ का मतलब IC 0 मतलब IB भी 0 भाई। ठीक है, आगे बढ़ता है। अगला है सैचुरेशन। तो सैचुरेशन का मतलब क्या होता है भाई कि यहाँ पे जो भाई IC मैक्सिमम चाहिए ना, IC मैक्सिमम चाहिए, IC मैक्सिमम को सैचुरेशन बोलते हैं भाई। क्या होता है, बीटा इंटू IB भाई, बीटा तो कांस्टेंट वैल्यू होता है ना, तो IB मेरा क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पे IB का वैल्यू मैक्सिमम होगा तभी तो भाई बीटा से मल्टीप्लाई IC भी मैक्सिमम मिलेगा। तो यही बोल रहा है भाई कि बीटा मेरा यहाँ पे क्या होना चाहिए, सॉरी IB मतलब बेस करंट भाई कितना होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो भाई इनपुट करंट ही मैक्सिमम होगा तभी तो भाई बीटा से मल्टीप्लाई आउटपुट करंट भी मैक्सिमम बनेगा। क्लियर हुआ? और इस केस में क्या बोलता है, इस केस में भाई आपका जो ट्रांजिस्टर के अंदर से करंट फ्लो होता है वो मैक्सिमम फ्लो होता है भाई, मैक्सिमम फ्लो होता है, IC मैक्सिमम होता है। IC मैक्सिमम कहना मतलब क्या कि भाई अब जो ये बेस एमिटर जंक्शन था ना, सॉरी ये तो भाई फॉरवर्ड बाइस में रहेगा ही रहेगा, ये जो आपका बेस और कलेक्टर भाई, बेस और कलेक्टर ये भी क्या एक तरीके से लो इंपेडेंस पाथ शो करता है, तभी तो भाई यहाँ से मैक्सिमम करंट जान दे रहा है कि भाई ये पूरा देखे ना, पूरा शॉर्ट भाई, इसके क्रॉस वोल्टेज 0 हो गया ना भाई, सैचुरेशन में पूरा ट्रांजिस्टर शॉर्ट कर गया, तो वोल्टेज ड्रॉप 0, वोल्टेज ड्रॉप 0 इसका मतलब क्या भाई, अंदर का रेजिस्टेंस एक तरीके से है ही नहीं ना, रेजिस्टेंस गायब हो रखा है भाई। क्लियर हो गया? तो सैचुरेशन में याद रखना भाई इनपुट साइड तो फॉरवर्ड बाइस रहता ही रहता है, क्यों भाई इनपुट साइड भाई मेरे को मैक्सिमम करंट चाहिए ना, तो मैक्सिमम करंट कब आएगा, जब ये फॉरवर्ड बाइस होंगे भाई। बेस करंट लाने के लिए भाई ये फॉरवर्ड बाइस होना चाहिए ना। ठीक है, तो याद रखना है भाई जो बेस एमिटर जंक्शन है ये फॉरवर्ड बाइस में होता है, मतलब इसको ऑन स्टेट बोलते हैं भाई। और जो बेस और कलेक्टर भाई ये भी एक तरीके से फॉरवर्ड बाइस में आ जाता है, ऑन स्टेट में आता है भाई। अब सोचिए ना, देखिए भाई मेरा क्या कहना है, फटाफट मैं बता दे रहा हूँ भाई। मैंने बोला कि भाई कलेक्टर और एमिटर यहाँ से लेके आता है वोल्टेज, देख लीजिए भाई VC इसको बोल रहा है, ये 0 हो गया भाई। यहाँ पे IC मैक्सिमम बह रहा है, IC मैक्सिमम मतलब सैचुरेशन भाई, ध्यान दीजिएगा भाई।
हम लोग को पता है ना, बेस एमिटर जंक्शन पे ये बेस है भाई, ये कलेक्टर है, सही बात है। तो कलेक्टर भाई एक्टिव मोड में क्या होता है, हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए ना भाई, हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, बेस के रिस्पेक्ट में, मतलब बेस लोअर पोटेंशियल पे होना चाहिए। क्लियर हुआ। लेकिन भाई मैंने बोला VC 0 हो गया, VC 0 मतलब क्या भाई, कलेक्टर पे पोटेंशियल 0 आ चुका ना, लेकिन कलेक्टर के रिस्पेक्ट में बेस में हायर पोटेंशियल पे चला जाएगा ना भाई। अगर VC 0 मतलब क्या भाई, VC 0 मतलब VC माइनस V, दोनों का भाई 0 कर दिया, मतलब दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे ना भाई। जो पोटेंशियल यहाँ पे वही पोटेंशियल यहाँ पे भी होगा भाई। मान लेते हैं ग्राउंड कर दे रहा हूँ, तो अगर ये 0 वोल्ट पे है तो भाई ये भी 0 वोल्ट पे होगा। इसका मतलब क्या, और मान लेते बेस भाई, क्योंकि इसको फॉरवर्ड बेस रखना भाई, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ 0 से भाई ये अगर ग्राउंड कर दिया तो भाई ये भी ग्राउंड हो जाएगा ना। तो इसके रिस्पेक्ट में हमेशा ये मान लीजिए 2 वोल्ट पे था भाई, तो बेस मेरा 2 वोल्ट पे रहेगा ना भाई। तो देखिए कलेक्टर 0 वोल्ट पे है और बेस भाई मेरा 2 वोल्ट पे है। इसका मतलब क्या, बेस मेरा हायर पोटेंशियल पे है, कलेक्टर लोअर पोटेंशियल, तो ये फॉरवर्ड बेस होगा कि नहीं होगा बताइए। फॉरवर्ड बेस को ही हम लोग ऑन स्टेट बोलते हैं भाई। तो सैचुरेशन में याद रखना भाई कि दोनों जंक्शन जो होते हैं वो फॉरवर्ड बेस में चले जाता है। क्लियर हो गया, बताइए। ठीक है, तो वही लिखा है एट सैचुरेशन कलेक्टर बेस जंक्शन नो लॉन्गर रिमेन रिवर्स बाइस में, बोल दिया ना, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस में नहीं रहता, फॉरवर्ड बेस में चले जाता है। और यहाँ पे जो नॉर्मल ट्रांजिस्टर एक्शन था, ट्रांजिस्टर एक्शन मतलब एक्टिव रीजन की बात हो रही है जिसमें एम्पलीफिकेशन काम होता है, तो भाई लॉस्ट हो जाता है। क्योंकि ट्रांजिस्टर एक्शन कब होता है भाई, ट्रांजिस्टर एक्शन में जब आपका बेस एमिटर जो है फॉरवर्ड बाइस और बेस कलेक्टर भाई रिवर्स बाइस में होता है, उस केस में होता है। लेकिन भाई दोनों ऑन हो गए ना, क्लियर हो गया। और अभी जस्ट बताया भाई सैचुरेशन करंट कितना आता है, VCC/RC भाई। अब आगे बढ़ते हैं, तो एक्टिव रीजन क्या है, बात है तीसरे रीजन में। तो एक्टिव रीजन क्या है भाई, वैसा रीजन लिखा ना, द रीजन बिटवीन द कट ऑफ एंड द सैचुरेशन नोन एज द एक्टिव रीजन भाई। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। और एक्टिव रीजन में क्या होता है, इन द एक्टिव रीजन द कलेक्टर बेस जंक्शन हमेशा रिवर्स बाइस में होता है और बेस एमिटर जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बाइस में होता है भाई। क्लियर हो गया। द ट्रांजिस्टर विल फंक्शन नॉर्मली इन दिस रीजन भाई, मतलब यहाँ पे ट्रांजिस्टर एक्शन देखने को मिलता है, यानी यहीं पे आपका एम्पलीफिकेशन होता है भाई। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब नोट डाल रखा है, वी प्रोवाइड बाइसिंग टू द ट्रांजिस्टर टू इंश्योर दैट इट ऑपरेट इन द एक्टिव रीजन भाई। अब ध्यान देना है कि भाई जो भी हम लोग बाइसिंग देते हैं ना, यानी जो डीसी बाइसिंग करते हैं भाई, इस तरीके से किया जाता है, उसका मैग्नीट्यूड इस तरीके से होता है भाई कि आपका ट्रांजिस्टर जो है वो हमेशा एक्टिव मोड में रहे, यानी सिग्नल देने पे भाई, सिग्नल के कारण, क्योंकि अभी जस्ट देखा ना, सिग्नल देने से इनपुट वोल्टेज क्या रहा भाई, मान लेते हैं इनपुट वोल्टेज 0.7 वोल्ट पे भाई, VB की बात हो रही है और इस पे भाई मैंने यहाँ पे सिग्नल अप्लाई कर दिया है, टाइम दिखा दिया मैंने, यहाँ पे भाई ये हाइट है 0.7 वोल्ट का। अब ये सिग्नल दिखा दिया भाई, तो सिग्नल डालने से क्या हो रहा है, ये जब 0 से लेके π/2 तक तो भाई ये ओवरऑल वोल्टेज से जोड़ रहा है, यानी स्ट्रॉन्ग कर रहा है भाई। लेकिन यहाँ से घटना स्टार्ट हो रहा है ना, फिर नेगेटिव में जा रहा है, तो भाई ओवरऑल इन दोनों का कॉम्बिनेशन इस तरीके से होना चाहिए, यानी VB जो है इस तरीके से होना चाहिए कि भाई ये हमेशा क्या करे, बेस एंड एमिटर जंक्शन को ऑलवेज फॉरवर्ड बाइस में रखे भाई, ऑलवेज फॉरवर्ड बाइस में रखे। क्लियर हो गया। और आउटपुट साइड में जो बैटरी लगा रहे हैं जिसको हम लोग VCC बोल रहे हैं भाई, VCC, ठीक है। तो भाई इसका स्ट्रेंथ इस तरीके से होना चाहिए कि भाई ये बेस एंड कलेक्टर को हमेशा क्या करे, रिवर्स बाइस में रखे भाई। क्लियर हुआ। सिग्नल का कोई भी वैल्यू हो भाई, मैक्सिमम वैल्यू हो 0 हो या फिर भाई नेगेटिव वैल्यू हो, आपका हमेशा बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होना चाहिए और बेस कलेक्टर हमेशा रिवर्स बाइस में होना चाहिए। ठीक है, तो वही लिखा है नोट में, वी प्रोवाइड बाइसिंग टू द ट्रांजिस्टर टू इंश्योर दैट इट ऑपरेट इन द एक्टिव रीजन, द रीडर में फाइंड द डिटेल। भाई नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का ट्रांजिस्टर बाइसिंग को लेकर के है, तो आगे वाले चैप्टर में काफी डिटेल में बात करेंगे भाई। अब यहाँ पे समरी बोल दिया इसने, समरी क्या है, ट्रांजिस्टर हैज अ 2p-n जंक्शन जो कि डायोड की तरह होता है भाई। द जंक्शन बिटवीन द बेस एमिटर, इसको हम लोग एमिटर डायोड बोलते हैं। जंक्शन बिटवीन द बेस एंड कलेक्टर, इसको भाई हम लोग कलेक्टर डायोड बोलते हैं। SSC JEE का PY को आप लगाइएगा तो वहाँ पे बच्चे की तरह नहीं लिखेगा भाई कि भाई बेस एमिटर है और ये बेस कलेक्टर है भाई, वहाँ पे सीधे ऐसे लिखेगा एमिटर डायोड, मतलब ये बेस और एमिटर की बात हो रही है, कलेक्टर डायोड मतलब बेस और कलेक्टर की बात हो रही है भाई। We have seen above the transistor, we have seen above that the transistor can act in one of the 3 state भाई, 3 स्टेट में काम करता है, कट ऑफ हो गया, सैचुरेटेड और एक्टिव हो गया। The state of transistor is entirely determined by the state of emitter diode and collector diode। बिल्कुल सही बात है भाई। भाई कब ये कट ऑफ मोड में रहेगा, कब ये एक्टिव मोड में रहेगा, कब सैचुरेटेड मोड में रहेगा, ये कैसे पता करते हैं, तो ये पता चलता है कि भाई हम लोग का जो बेस एमिटर जंक्शन है यानी एमिटर डायोड और जो कलेक्टर डायोड है यानी बेस और कलेक्टर जंक्शन है, ये किस स्टेट में है भाई, कौन से स्टेट में है, रिवर्स बाइस है, फॉरवर्ड बाइस है ना, ये फिर तो अब समझिए कट ऑफ का मतलब होता है, कट ऑफ का मतलब भाई दोनों, यानी एमिटर डायोड मतलब बेस एंड एमिटर भाई, बेस एंड एमिटर ये दोनों क्या होता है, रिवर्स बाइस में होता है। रिवर्स बाइस मतलब ऑफ स्टेट में रहेगा भाई। क्लियर हुआ, तभी तो IB 0 होगा, और IB 0 भाई तो IC भी 0 हो जाए, बीटा से मल्टीप्लाई के। और कलेक्टर डायोड मतलब बेस एंड कलेक्टर क्या होना चाहिए, भी आपका रिवर्स बाइस में होना चाहिए, मतलब ऑफ स्टेट में होना चाहिए भाई। क्लियर हो गया, बताइए। तो इसको बोलते हैं कट ऑफ भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्टिव मोड का मतलब क्या है, तो एक्टिव मोड का मतलब होता है एमिटर डायोड ऑन, मतलब बेस और एमिटर क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बाइस होना चाहिए भाई, ये फॉरवर्ड बाइस होगा और
कलेक्टर डायोड जो होगा ऑफ मोड मतलब रिवर्स बाइस में होता है भाई, बेस और कलेक्टर रिवर्स बाइस में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि भाई एमिटर डायोड और कलेक्टर डायोड दोनों फॉरवर्ड बाइस में होते हैं भाई, दोनों फॉरवर्ड बाइस में। आगे बढ़ते हैं भाई, तो ये लिखा है इन द एक्टिव स्टेट, भाई ये तीनों क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इन द एक्टिव स्टेट कलेक्टर करंट इज बीटा टाइम्स आई बी, भाई हम लोग पता ना IC इक्वल टू क्या होता है, बीटा इंटू आई बी होता है। इफ द ट्रांजिस्टर इज कट ऑफ देर इज, भाई कट ऑफ मतलब क्या, IB 0 हो गया ना, IB 0 बाई IC भी 0, देर इज नो बेस करंट सो देर इज नो कलेक्टर करंट, ठीक है। दैट इज द कलेक्टर एमिटर पाथ इज ओपन। भाई देखिए ना, ये फिगर की बात हो रही है भाई, ये कट ऑफ को देखिए, कट ऑफ में क्या बोल रहा है, कट ऑफ में बोल रहा है बेस करंट 0 भाई, बेस करंट 0 मतलब बेस एमिटर जंक्शन के बीच में कोई करंट नहीं बहेगा, देखिए तार तोड़ दिया यहाँ से, टूटा हुआ है, ओपन है भाई, ठीक है, तो IB 0 हो जाएगा। उसी तरीके से जब IB 0 तो IC भी 0 ना भाई, और क्योंकि IC 0 हो गया तो भाई हम लोग को करंट क्या था, I इक्वल टू क्या था, I इक्वल टू था IC प्लस IB, यही तो था। तो भाई ऊपर से IC इधर से IB, भाई ये भी करंट 0 है, ये भी करंट 0, तो भाई 0 मिल करके भाई यहाँ पे 0 ही तो मिलेगा, मतलब पूरा टूटा हुआ रहता है भाई। बेस एमिटर कलेक्टर भाई सारे क्या होते हैं, रिवर्स बाइस में होते हैं, मतलब कोई भी करंट नहीं बहता। लिख देना ओपन बिटवीन द कलेक्टर एंड एमिटर भाई, क्लियर है। तो वही लिखा है यहाँ पे थ्योरी में। अब आता है सैचुरेशन भाई, तो सैचुरेशन में क्या होता है, ये शॉर्ट कर जाता है, पूरा ट्रांजिस्टर शॉर्ट कर जाता है भाई, ठीक है, क्लियर हो गया। I इक्वल टू IC भाई, मैक्सिमम करंट बहता है भाई, मैक्सिमम करंट कब होगा, जो बेस करंट भाई मेरा यहाँ पे मैक्सिमम होगा, क्लियर हुआ। तो ओवरऑल याद है ट्रांजिस्टर पूरा शॉर्ट फिर बिहेव करता है भाई। और एक्टिव मोड का मतलब क्या है, तो एक्टिव मोड में ध्यान देना है कि भाई इधर से करंट आता है IB बेस करंट, इधर से जो करंट आता है बीटा इंटू IB बोलते हैं। ये बीटा कहाँ से आ रहा है, ट्रांजिस्टर एक्शन इसी को बोलते हैं भाई, और दोनों मिलकर के भाई यहाँ पे बनता है I भाई, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक नोट डाल रखा है, बोलता है when the transistor in the active mode IC equal to बीटा इंटू IB होता है, सही बात है। therefore transistor act as an amplifier, यानी जो एम्पलीफिकेशन होता है भाई हमेशा किस में होता है, एक्टिव मोड में होता है भाई, क्लियर हो गया। तो ये है कि भाई जब ये एक्टिव स्टेट में होता है IC equal to IB इंटू बीटा होता है भाई, सॉरी बीटा इंटू IB होता है। therefore a transistor act as an amplifier when operating in the active state. amplification means linear amplifier, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। लीनियर एम्पलीफिकेशन का क्या मतलब है समझिए। और यहाँ पे एक और लाइन लिखा है, इन फैक्ट स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर आर द मोस्ट कॉमन लीनियर डिवाइस भाई। देखिए भाई हम लोग को पता ना ट्रांजिस्टर जो होता है नॉन लीनियर डिवाइस होता है, सही बात है। सबसे पहले आप लिखिए भाई, ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, सारे नॉन लीनियर होते हैं। डायोड नॉन लीनियर क्यों है भाई, कोई जस्ट बताना, वी आई कैरेक्टरिस्टिक भाई इस तरीके से जाता है, स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है भाई, ऐसे नहीं बनता है, ये इस तरीके बनता है, तो नॉन लीनियर डिवाइस है ना भाई। तो ट्रांजिस्टर भी क्या है, नॉन लीनियर डिवाइस, नॉन लीनियर। अब सोचने वाली बात है भाई कि ट्रांजिस्टर को ही यूज करके भाई हम लोग यहाँ पे एम्पलीफायर बना रहे हैं ना, तो भाई अगर ट्रांजिस्टर ही भाई यहाँ पे, कि भाई एम्पलीफायर का मेन कंपोनेंट क्या है भाई, ट्रांजिस्टर ही तो है, और ट्रांजिस्टर भाई नॉन लीनियर होता है। तो भाई अगर ट्रांजिस्टर नॉन लीनियर है तो यहाँ पे लाइन कैसे लिख दिया, ये लाइन कैसे लिख दिया कि भाई जो एम्पलीफायर होता है वो लीनियर एम्पलीफिकेशन करता है, या फिर कहीं जो स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर होता है वो लीनियर डिवाइस होता है भाई कोई भी एम्पलीफायर उठाइए उसमें ट्रांजिस्टर मिलेगा ना भाई। तो ट्रांजिस्टर तो नॉन लीनियर डिवाइस है, तो भाई ये एम्पलीफायर फिर लीनियर डिवाइस कैसे बन जा रहा है, तो इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए भाई यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है स्मॉल सिग्नल भाई, यानी जैसे धरती की बात करते हैं भाई, धरती क्या है बोलिए, धरती का एक्चुअल शेप क्या है भाई, एप्पल की तरह है ना, कुछ इस तरीके का है, ये ऐसे चपटा हुआ भाई ऐसे। लेकिन भाई इसको मतलब ओवरऑल मान के चलते ना उतना भाई, मान लेते अर्थ मेरा स्फेरिकल है ना भाई, बोलिए अर्थ आपको स्फेरिकल मिल रहा है। लेकिन आप सोचिए भाई, आप अभी रोड पे चले जाइए साइकिल लेकर के या फिर बाइक लेकर के, क्या आपको रोड पे ये कर्व दिखेगा, कर्व दिखेगा भाई, बताइए ये कर्व ऐसा दिखेगा, नहीं दिखेगा भाई। आपको रोड पूरा फ्लैट दिखेगा ना भाई, रोड बिल्कुल फ्लैट दिखेगा आपको। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई हम लोग बहुत ही छोटे से रीजन में काम कर रहे हैं, समझ में आया। अगर ये अर्थ है तो भाई एक छोटे से रीजन में अगर आप ले रहते हैं ना, एक छोटे से हिस्से को देखते हैं भाई, तो पूरा फ्लैट की तरह बिहेव करता है, क्लियर हुआ। वहां पे आपको कर्व नहीं दिखाई देगा, समझ में आया। तो याद रखना है कि भाई जो ट्रांजिस्टर होते हैं एक्चुअल में नॉन लीनियर होते हैं, लेकिन भाई हम लोग यहाँ पे ट्रांजिस्टर के ऊपर एक बहुत ही छोटा सा सिग्नल डाल रहे हैं भाई, बहुत ही स्मॉल सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं। सिग्नल का वैल्यू स्ट्रेंथ कितना होता है, मिली वोल्ट में होता है भाई, समझ बात को। तो ये काफी छोटा है भाई। तो छोटे से सिग्नल के लिए आपका जो ट्रांजिस्टर है ये एक लीनियर डिवाइस की तरह बिहेव करता है भाई। अब ये कैसे करता है इस पर बात करते हैं अभी हम लोग। देखिए लीनियर एम्पलीफिकेशन क्या मतलब होता है ये बात करते हैं पहले। भाई ये समझ में आना लीनियर डिवाइस क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई सिर्फ स्मॉल सिग्नल के लिए लीनियर डिवाइस की तरह काम करता है भाई। यहां पे आते हैं, देखिए कैसे होता है लीनियर एम्पलीफिकेशन। सबसे पहले भाई ये चीज समझिए कि भाई हम लोग जो भी इनपुट में सिग्नल दे रहे हैं भाई, मान लेते हैं मेरा जो इनपुट सिग्नल है ये साइनसोइडल है भाई, और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू मान लेते हैं 1 मिली वोल्ट है भाई, है ना।
और ये हो जाएगा -1 मिली वोल्ट। तो भाई एम्पलीफायर का क्या काम है, इसके ताकत को बढ़ाना, इसके स्ट्रेंथ को बढ़ाना भाई। तो उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाने मतलब क्या कि भाई जो इनपुट सिग्नल है मुझे आउटपुट में भी वही चाहिए भाई, ये इनपुट है ठीक है, आउटपुट में भी मुझे सेम चाहिए, सेम शेप चाहिए भाई, वेव शेप सेम होना चाहिए, बस इसका एम्पलीफिकेशन होना चाहिए, मैग्नीट्यूड बड़ा होना चाहिए भाई। सिग्नल के अंदर मुझे यानी जो सिग्नल का जो शेप है भाई उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं चाहिए। अब ध्यान देना है, एक वर्ड यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक होता है डिस्टॉर्शन भाई। तो डिस्टॉर्शन का मतलब होता है कि भाई अगर आपने इनपुट में मान लेते साइन वेव दिया और आउटपुट भाई मान लेते आपको कुछ इस तरीके का मिल गया भाई, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू था ना ये चपटा हो गया भाई, यहाँ से कट आउट हो गया, यहाँ से कट आउट हो गया। देखिए तो भाई एक्चुअल में मेरा सिग्नल ये था लेकिन आउटपुट में ऐसा मिल रहा भाई, तो यहाँ पे मुझे इस तरीके का एम्पलीफिकेशन नहीं चाहिए भाई, मुझे जो इनपुट सिग्नल दिया ना एकदम हूबहू वही शेप चाहिए, कॉपी पेस्ट चाहिए, बस इसका एम्पलीफाइड वर्जन चाहिए भाई। तो अगर इनपुट सिग्नल आपने साइन वेव दिया, आउटपुट में इस तरीके का वेव मिल रहा भाई, तो इसी को होता है डिस्टॉर्शन। यानी डिस्टॉर्शन का डेफिनेशन है कि भाई जो भी इनपुट सिग्नल का जो शेप था तो एम्पलीफिकेशन के बाद भाई आउटपुट में उसका शेप ही बदल गया भाई। अगर शेप बदल जाता है तो भाई इसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन आ गया, और इसको बोलते हैं अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन, अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन भाई। क्लियर हुआ, बताइए। तो हम लोग ऐसा एम्पलीफिकेशन कभी नहीं चाहते भाई, हम लोग को हमेशा सिग्नल सेम चाहिए जैसा इनपुट में दिया था, बस इसका मैग्नीट्यूड बड़ा होना चाहिए भाई। कैसे होगा ये पॉसिबल, कैसे होगा? तो इसके लिए हम लोग करते हैं मिड पॉइंट बाइसिंग भाई। आगे का कॉन्सेप्ट है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मिड पॉइंट बाइसिंग का मतलब होता है कि भाई हम लोग का देखिए ये आपका सैचुरेशन है, ये आपका कट ऑफ है भाई, तो इन दोनों के बीच में एकदम बीचों बीच होना चाहिए। देखिए तो बीचों बीच है ना भाई, यानी ये मेरा एक तरीके से ये भाई 2 मिली एम्पीयर पे कलेक्टर करंट आ गया ना, बोलिए। तो इस पे जब सिग्नल डालेंगे ना भाई, तो जब इस पे सिग्नल डालेंगे तो भाई मैक्सिमम सिग्नल कहां तक जा सकता है बताइए? मैक्सिमम सिग्नल आपका यहां तक जा सकता है, और मिनिमम सिग्नल कहां तक जा, यानी इस पे मैक्सिमम सिग्नल कितना तक ऊपर, इतना ऊपर तक स्विंग कर सकता है और नीचे इतना तक स्विंग कर सकता है भाई। क्लियर हुआ? इससे ज्यादा अगर आप भाई सोचिए ना, इनपुट सिग्नल भाई अभी 20 माइक्रो एम्पेयर है ना, 20 माइक्रो एम्पेयर के हिसाब से ध्यान दीजिए, 20 माइक्रो एम्पेयर के हिसाब से भाई आउटपुट स्विंग कहां तक जा रहा है? 3 मिली एम्पेयर, नीचे वाला 1 मिली एम्पेयर तक भाई तो स्विंग जा रहा है। अब मान लेते हैं भाई इनपुट सिग्नल को मैंने यहाँ पे 20 माइक्रो एम्पेयर 40 माइक्रो एम्पेयर कर दिया भाई, तो बेस करंट बढ़ गया तो सीधी सी बात है कलेक्टर करंट भी तो बढ़ेगा। इस बार भाई मान लेते हैं मेरा जो स्विंग जा रहा है ये जा रहा है यहां तक, और ये मिनिमम यहां तक टच होगा भाई। क्लियर हुआ? ये इसका मैक्सिमम स्विंग है भाई, और ये इसका मिनिमम स्विंग है। अगर आपने 40 माइक्रो एम्पेयर से अधिक कर दिया इनपुट करंट को, मान लेते 50 माइक्रो एम्पेयर कर दिया भाई, तो 50 माइक्रो एम्पेयर पे क्या होगा? इस बार जो है आपका ये जो आपका कट ऑफ पॉइंट है भाई, कट ऑफ का मतलब मैक्सिमम करंट आप 4 माइक्रो एम्पेयर तक, ये मिली एम्पेयर तक ही फ्लो करवा सकते हो, और मिनिमम करंट कितना? 0 भाई। तो क्योंकि यहाँ पे 50 माइक्रो एम्पेयर कर दिया तो भाई इस बार जो है आपका क्या हो जाएगा? ये ऊपर नहीं जाएगा भाई, ये भी फ्लैट हो जाएगा, क्योंकि भाई 4 माइक्रो एम्पेयर, ये 4 मिली एम्पेयर से मैक्सिमम करंट आप ले ही नहीं सकते भाई, इससे ज्यादा करंट ले ही नहीं सकते ट्रांजिस्टर के अंदर से। तो भाई एक्चुअल में आपका ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन भाई ये लिमिट सेट हो गया ना, तो भाई यहाँ तक फ्लैट हो जाएगा आपका, ये क्लिप ऑफ हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा भाई। क्लियर हुआ? और यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे क्योंकि यहीं पे बंद हो गया ना भाई, यहाँ पे IC 0 हो गया, IC 0 मतलब यहाँ पे भाई आपका फ्लैट हो जाएगा, इस तरीके से आता है। क्लियर हुआ? तो मिड पॉइंट बाइसिंग का मतलब भाई, मिड पॉइंट बाइसिंग का मतलब है कि भाई ये आपको मैक्सिमम स्विंग देता है कि भाई कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे आ सकता है भाई। तो ऊपर जाने का मतलब मैक्सिमम आप 4 मिली एम्पेयर तक जा सकते हैं, और नीचे आने का मतलब ये भाई, मतलब ये हाइट मैक्सिमम भाई ऊपर जाने का स्विंग है, और ये हाइट आपका नीचे आने का स्विंग है भाई। अगर इससे बाहर चले गए तो भाई डिस्टॉर्शन आ जाएगा। सिग्नल जो है आपका इनपुट सिग्नल अगर साइन वेव है तो आउटपुट में साइन वेव नहीं मिलेगा भाई, ऊपर वाला हिस्सा फ्लैट हो जाएगा, नीचे वाला हिस्सा भी फ्लैट हो जाता है भाई। क्लियर हुआ? बताइए। तो इसे बोलते हैं डिस्टॉर्शन। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे थे भाई, कहाँ बात कर रहे थे अभी हम लोग, क्या बात कर रहे थे भाई अभी? हाँ, लीनियर एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या है? लीनियर एम्पलीफिकेशन का मतलब भाई कि हम लोग जो भी सिग्नल दे रहे हैं इनपुट में, जो भी इनपुट दे रहे हैं भाई, उसी का मुझे एम्पलीफाइड वर्जन आउटपुट चाहिए, बस समझ में आया? लीनियर एम्पलीफायर मतलब भाई जब ये करंट बढ़ रहा है तो यहाँ भी बढ़ना चाहिए, घट रहा है तो घट रहा है, मतलब तभी तो शेप एकदम हूबहू आएगा भाई। समझ में आ रहा बात को? तो लीनियर एम्पलीफिकेशन का मतलब है कि भाई जिस तरीके से आपका इनपुट सिग्नल चेंज हो रहा है उसी तरीके से आउटपुट सिग्नल भी चेंज होना चाहिए, बस यहाँ पे मैग्नीट्यूड बढ़ा होना चाहिए भाई, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं फेथफुल एम्पलीफिकेशन भाई। नॉन लीनियर का मतलब क्या हो गया? नॉन लीनियर का मतलब भाई कि जिस तरीके से सिग्नल यहाँ पे चेंज हुआ उस तरीके से सिग्नल चेंज नहीं हुआ भाई, यहाँ तक मैक्सिमम था फिर गिर रहा है, तो लेकिन भाई ये फ्लैट है, कॉन्स्टेंट है, समझे? यहाँ पे देखिए भाई ये गिर रहा है, ये भाई फ्लैट हो गया, तो इसको बोलते हैं नॉन लीनियर एम्पलीफिकेशन भाई। ठीक है, तो ये लाइन समझ में आ गया होगा कि भाई हम लोग का ट्रांजिस्टर नॉन लीनियर होते हुए भी आपका ये लीनियर डिवाइस तरह क्यों बिहेव करता है, क्योंकि भाई हम लोग ट्रांजिस्टर के ऊपर क्या कर रहे हैं, बहुत ही छोटा सिग्नल डाल रहे हैं, इसको भाई नॉन लीनियरिटी तक जाने नहीं दे रहे भाई। क्लियर हुआ? अब यहां से भाई आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट हो चुका है, तो नेक्स्ट सेशन भाई हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे।
नेक्स्ट सेशन भाई हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। ओके, इसमें देख लेते भाई कितने न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल से भाई आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एक मिनट रुकिए, ठीक है। परफॉर्मेंस यहाँ पे भाई 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। यानी नेक्स्ट सेशन में पूरा न्यूमेरिकल करते हैं। फिर आपका अगला टॉपिक है पावर रेटिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, छोटा टॉपिक है भाई, इसको कर लेंगे। उसके बाद आपका सेमीकंडक्टर डिवाइस नंबरिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रांजिस्टर लीड आइडेंटिफिकेशन है, फिर ट्रांजिस्टर टेस्टिंग है भाई, यानी ट्रांजिस्टर खराब है या फिर भाई सही है, इसको कैसे चेक करते हैं ये देखना होता है। फिर आपका एप्लीकेशन ऑफ कॉमन बेस, भाई पीछे जो पढ़ा था ना, अभी तो कॉमन एमिटर का एप्लीकेशन देखा भाई, एम्पलीफायर में यूज़ करते हैं। कॉमन बेस का क्या एप्लीकेशन है, ये है, ठीक है। उसका बाद आपका ट्रांजिस्टर वर्सेस वैक्यूम ट्यूब भाई लास्ट है, यानी मैक्सिमम भाई 2 से 3 लेक्चर और मिलेगा। इसी के साथ का ये चैप्टर नंबर 8 जो कि ट्रांजिस्टर चल रहा था भाई खत्म हो गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था भाई। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 जिसमें पढ़ना है ट्रांजिस्टर बाइसिंग भाई, ठीक है।